आज के गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में हमारे मेहमान हैं कमाल के हॉकी खिलाड़ी पी.आर. श्रीजेश। बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू। 2.14 मीटर की ऊंचाई से धरती कैसी नजर आती है? प्री डिसाइडेड था, सोच रखा था जीतेंगे तो ऊपर चढ़ूंगा? नहीं, सच बताता तो सोचा ही नहीं था। हमेशा गर्व होता था कि हॉकी खेल रहे हैं, बट हमेशा एक क्वेश्चन मार्क भी आता है हमने किया क्या है। क्योंकि हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा था कि हम हॉकी में सिरमौर हुआ करते थे। मोटा सा छोटा सा एक लड़का, तब हॉकी पहले बार देखा। और पीछे से कुछ भद्दी गालियां हैं जो पाकिस्तानी दर्शक दे रहे हैं। टोक्यो में जब हमने पहले ब्रॉन्ज मेडल जीता, पहले बार मैंने जो गोल पोस्ट के ऊपर बैठा था, तो मेरे आंखों के नज़रों से यही चले गया था। कब पकड़ी पहली बार आपने हॉकी स्टिक? 2000। मैं तो गांव से गया, जिस दिन पीटी सर ने आके बोला यार कल शॉर्ट पुट मारना है, मैं तो जाके उठा के फेंकता था। ये साथी वाला लड़के लोगों को देखा, अरे ये लोग के साथ फाइट करके अब जीत नहीं पाओगे। तब उसी टाइम पे कई सीनियर लोगों ने भी आके बोला कि यार हॉकी शुरू कर, हॉकी में आपको स्टेट टीम में खेलना बहुत आसान हो जाता है। पेरेंट्स के बारे में बताइए अपने। पापा किसान थे पहले। जब मैंने हॉकी शुरू किया था तब पेरेंट्स ने भी ये बोला कि नौकरी मिलेगा क्या। उस दिन के बारे में बताइए, चंडीगढ़ के जिस दिन जर्सी मिली थी। ओह, घुमाया सहारा इंडिया, वापस से श्रीजेश पिया, फिर पहना, फिर खड़ा के देखा, फिर निकाला, फिर देखा। मतलब आपको भरोसा होने में थोड़ा टाइम लगता है ना। जब आप जूनियर के तौर पर पहली बार नेशनल कैंप में पहुंचे, डर था। डर? क्या बोलते? पंजाबी में गाली दोगे तो पहले बार आपको थोड़ी समझ में आएगा, नहीं आता है ना। तो लोग हंसता था क्योंकि मेरे पैड में मैंने रस्सी बांध के गया था। जब हॉकी में भारत पाकिस्तान का मैच होता है, एक्सपेक्टेशंस हाई होता है, वो एक तरह से वॉर है। मेरा शुरुआत बहुत गंदा था क्योंकि 2006 मेरा गोल पोस्ट इधर ही सोच लो और ये फेंस है। फर्स्ट विसिल बजा, माँ बहन का गाली शुरू हो गया और मैं ऐसे शिवर होने लग गया था। वी गेट लॉस्ट। मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया। आपको श्री कौन सी टीम बहुत एकदम, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, जिनको बिल्कुल हरा के लगता हो यार आज बढ़िया खेले? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। दे कम आफ्टर यू, दे किल यू। इफ इट्स 8-0 ऑल्सो, द लास्ट बॉल वो लोग डाइव मार के गोल मारता है। The disastrous Olympic campaign, please tell us about it. हमारा सिर्फ ड्रीम इतना ही था कि लंदन पहुंचना है, ओलंपियन बनना है। सारे मैच हार गए थे हम। हमारा मकसद पूरा हो गया, बट हमने ये टारगेट रखने भूल गया था कि हमें करना क्या है वहाँ पे। पहली बड़ी इंजरी कब आपको झेलनी पड़ी? इट्स क्वाइट हार्ड फॉर मी टू एक्सेप्ट इट। मतलब वॉल बनाना नहीं है, मतलब टीम में नहीं हूँ मैं। आज तक मैं मेन गोलकीपर था, कल मैं कैंप में भी नहीं हूँ। There is a hole in the Indian wall. That was the worst time in my life. Now I'm a captain. आपका टीम हार गया, पापा हॉस्पिटल में, ऐसे नाटिका। So you actually thought तब कि छोड़ देता हूँ, हो गया? आई ऑलमोस्ट डन। जब मैं पैक करके भुवनेश्वर से मैंने मेरे बैग पैक करके घर जाने के टाइम मैंने सोच के गया था कि मेरा लास्ट है, डन, आई एम डन। And then comes the Olympic. We lost to Belgium in the semi-final, and then we were against Germany. Yeah. At 1 minute, आधा से ज़्यादा लोग टीवी देखा भी नहीं होगा क्योंकि they couldn't take that pressure, क्योंकि क्या होगा अभी। एंड हमारे पास ऑप्शन नहीं है टीवी ऑफ करने का, हमें तो खड़ा होना ही है। कुछ भी हो जाए। क्या चल रहा था श्री आपके दिमाग में तब? 6 सेकेंड आप और ओलंपिक मेडल। 2.14 मीटर की ऊंचाई से धरती कैसी नजर आती है? एक गांव नजर आता है जिसका हिंदी में अनुवाद करें तो कहा जाएगा पूर्व की दिशा में एक मंदिर। एक शॉट पुट फेंकता हुआ बच्चा नज़र आता है। उसकी तलब नज़र आती है कि अगर आगे बढ़ना है तो किसी तरह से स्पोर्ट्स हॉस्टल में पहुंचना पड़ेगा। और फिर वहाँ के शुरुआती संघर्ष, एक किस्म की फप्ती की, इससे अच्छा है पत्थर रख दो गोल पोस्ट के सामने तो वो ज़्यादा बचाव कर लेगा। नेशनल कैंप नज़र आता है जहाँ पर अपनी भाषा के चलते, अपने भोजन के चलते वो बहुत अलग थलग महसूस कर रहा था। पहली किट प्रॉपर याद आती है क्योंकि उसको खरीदने के लिए पिता को अपनी गाय बेचनी पड़ी थी, मवेशी बेचने पड़े थे। और जो किसान हैं वो जानते हैं कि पशुधन कितना ज़रूरी और कितना अपना होता है। राह आगे बढ़ती है, वही गोल पोस्ट है और पीछे से कुछ भद्दी गालियां हैं जो पाकिस्तानी दर्शक दे रहे हैं और ध्यान भग्न हो रहा है।
लेकिन फिर इसका प्रतिकार भी होता है और उसी टीम को बार बार लगातार कभी लीग मैच में तो कभी फाइनल में पटखनी दी जाती है। पटखनी खुद भी खूब लगती है। भला सोचिए कि ओलंपिक में खेलने गए और सारे के सारे मैच हार गए, लौट के आने पर कैसा मरसिया पढ़ा जाता है तब हमारे इस खेल का, और कैसी लानतें दी जाती हैं खिलाड़ियों को। लेकिन यहीं से सृष्टा अपना चक्र बदलता है खिलाड़ियों की मेहनत के भरोसे। भारत दोबारा से हॉकी में लड़ना जूझना सीखता है। राह आसान बिल्कुल भी नहीं थी। बहुत सारी तैयारियां, बहुत सारी मोटिवेशनल टॉक, बहुत सारी एक्सपर्ट एडवाइस और इन सब के बीच कुछ हार्ट ब्रेक भी। मसलन एक महत्वपूर्ण टूर्नामेंट के बीच में घुटने में चोट का लग जाना, मसलन एक महत्वपूर्ण मैच के पहले पत्नी से फ़ोन पर की गई बातचीत जो बहुत अटपटी थी और बाद में पता चला कि पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और तब बीच टूर्नामेंट वापस आना पड़ा। बिना बताए कप्तानी ले ली गई। लेकिन इन सब के बावजूद आज की हमारी कथा का नायक जूझता रहा, क्योंकि उसे पता था कि 2.14 मीटर की ऊंचाई से दुनिया कैसी दिखती है। ये वो ऊंचाई है जो हॉकी के गोल पोस्ट की होती है। और नतीजा क्या रहा? जब हम और आप कोरोना में ज़िंदगी की जद्दोजहद में लगे हुए थे, ये खिलाड़ी अपने नायक के नेतृत्व में बेंगलुरु के साई सेंटर में पसीना बहा रहे थे। एक असंभव सा सपना देख रहे थे, क्योंकि हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा था कि हम हॉकी में सिरमौर हुआ करते थे और ओलंपिक में मेडल जीत कर आया करते थे। हमने किशोर वय में धनराज पिल्लई की वो रोती हुई तस्वीर भी देखी थी, जब वो अपने एयरपोर्ट से बाहर आते हुए कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को कभी हॉकी नहीं खेलने दूंगा। हमने वो तमाम कहानियाँ सुनी थी बुज़ुर्गों से और एक एक करके उन सबको अतीत में जाते देखा था। और इन सब के बीच जब ये खबर आती है कि हमने टोक्यो ओलंपिक में एक बेहद मजबूत टीम को पस्त करके ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो पूरे देश की नए सिरे से निगाह अपने नायकों की तरफ, कप्तान की तरफ, सब की तरफ मुड़ती है। और मुड़ती है उस एक खिलाड़ी की तरफ जो अभेद्य सा खड़ा रहा विपक्षी खिलाड़ियों के हमले और उस गोल पोस्ट के बीच में। एक बार हो जाए तो कई बार लोग कहते हैं कि कयास लग गया, फ्लूक हो गया, मुकद्दर मुस्कुरा रहा था। इसलिए असली इम्तिहान 4 बरस बाद हुआ पेरिस के ओलंपिक में। इस दफ़ा इस खिलाड़ी को नाराज़गी बहुत थी, क्योंकि वो सिर्फ तांबे से, सिर्फ कांसे से संतुष्ट नहीं था। लेकिन तमाम परमुटेशन कॉम्बिनेशंस के बावजूद, तमाम मेहनत के बावजूद हम फिर से मेडल जीत कर आए। हालांकि वो सोने या चांदी में तब्दील नहीं हो पाया। लेकिन आप दृश्य देखिए, फाइनल सीटी बजती है। भारत ने 4 बरस पहले जर्मनी को शिकस्त दी थी, इस दफ़ा स्पेन को शिकस्त दी। कोच बदल गए, कई खिलाड़ी बदले, लेकिन हमारी दीवार वहाँ पर कायम थी। और अब समय आ गया था उस घर को दंडवत प्रणाम करने का जिसने दुनिया में मान दिया, पहचान दिया, और आखिरी में उस ऊंचाई पर, उस पोल पर जिसको अपना घर बना लिया था, चढ़कर ये देखने का कि ज़िंदगी अब तक की कैसी बीती। आज के गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में हमारे मेहमान हैं हिंदुस्तान के सबसे साहसी, सबसे प्रेरक गोलकीपर और फिलहाल में जो भारतीय छोनों की टीम है, जूनियर टीम है, उसके कोच, 2 दफ़ा देश के लिए ओलंपिक मेडल जीतने वाले कमाल के हॉकी खिलाड़ी पी.आर. श्रीजेश, बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। Oh, Thank you for bringing so much joy and such inspiring journey. oh, sir, this is one of the best introduction I have ever got. Seriously, जो आपने शुरुआत किया जब से एंड तक किया, मेरा लाइफ ही आपने बता दिया। जो चीज़ आपने बोल रहा था, जो 2.14 मीटर जो गोल पोस्ट के ऊपर बैठ के मैंने जो देखा, वही यही था। ताकि जब टोक्यो में जब हमने पहले ब्रॉन्ज मेडल जीता, पहले बार मैंने जो गोल पोस्ट के ऊपर बैठा था, तो मेरे आंखों के नज़रों से यही चले गया था, ये सब चीज़।
जो चीज़ आपने पहले शब्द से शुरुआत किया और जब आखिर वो तो पेरिस तक पहुंच गया था, बट 2021 में 1 तक मेरा लाइफ कैसे था, जितना ऊपर जितना नीचे, दैट्स इट, दैट्स माय लाइफ। व्हाट इंस्पायरिंग लाइफ। प्री डिसाइडेड था, सोच रखा था जीतेंगे तो ऊपर चढ़ूंगा? नहीं, हम सच बताते तो सोचा ही नहीं था। देख, हर एक टाइम पहले ओलंपिक्स से लेके या पहले टूर्नामेंट से लेके जब भी हम लोग हमें इंडिया के लिए खेलने जाते हैं, हमारा दिमाग में ये रहता है कि यार जीत के ही आना है। कभी किसी भी स्पोर्ट्स में एक बंदा ऐसा नहीं होगा कि जाता है कि हारने के लिए, बट या कहीं दूसरा टीम ऑपोजिशन टीम अच्छा होता है, कभी किस दिन हमारा लक नहीं होता है, किसी टीम हम लोग बुरा खेल लेता है, बट हम हारता है जीता भी है। बट ओलंपिक्स में जीतना हमेशा हमारे लिए अलग से होता है, क्योंकि जिस दिन से हॉकी हाथ में पकड़ा हूँ तब से हमारा हिस्ट्री के बारे में सुना है, हमारा जो 1 साइडेड मैच विनिंग डेज के बारे में बहुत कुछ सुना है। तो एक हमेशा गर्व होता था कि हॉकी खेल रहे हैं हम, बट हमेशा एक क्वेश्चन मार्क भी आता है हमने किया क्या है, क्योंकि हमारा दादा लोगों ने जीत के आया था, हमारा जो ग्रैंड पेरेंट्स ने वो लोगों ने जीत किया था, हमें जीत पाया कि नहीं। तो एक हमेशा जब एक टूर्नामेंट खेलने जाते हैं, ओलंपिक स्पेशली खेलने जाते हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जाते हैं, एक एक्सपेक्टेशन का बोझ लेके चलता था हम लोग। बट जब वो मेडल जीता तब हमें पता चलेगा कितना कीमत वाला चीज़ है और इंडिया कितना एक्सपेक्ट कर रहा था वो मेडल, और इंडियंस के लिए वो मेडल कितना वैलिड है। तो हमारे लिए तो स्पेशली रहा हमेशा। कब पकड़ी पहली बार आपने हॉकी स्टिक? 2000 में पहले बार जीवराजा स्पोर्ट्स स्कूल पहुंच गया था। वहाँ पे एज एन एथलेट ज्वाइन किया था मैंने। शॉर्ट पुटर था, मोटा सा छोटा सा एक लड़का। तब हॉकी पहले बार देखा और हॉकी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। और जीवराजा स्पोर्ट्स स्कूल ऐसे स्पोर्ट्स स्कूल है जहाँ पे आपको हर एक साल वीड आउट टेस्ट होता है। ठीक है, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो आपको वहाँ से वीड आउट टेस्ट। वीड आउट, यस, इंटरेस्टिंग। घर भेज देते हैं। कहाँ पे है ये स्कूल? त्रिवेंद्रम yes. में। अच्छा, इसका पूरा नाम है गोदा वर्मा राजा स्पोर्ट्स स्कूल। तो मैंने एथलेट बन के गया था शॉर्ट पुट मारने के लिए। तो जैसे मैंने बताया मोटा था, छोटा सा था। मेरे साथ जितना लोगों ने मेरे क्लास में था वो लोग मेरे से भी अच्छा था, लंबा सा, तगड़ा सा, कट्टा सा, प्रोफेशनल वाले लोग थे। मैं तो गांव से गया हूँ। जिस दिन पीटी सर ने आके बोला यार कल शॉर्ट पुट मारना है, मैं तो जाके उठा के फेंकता था। नेक्स्ट डे वापस क्लास में जाके पढ़ाई। तो इससे वाला बंदे को ना स्पोर्ट्स का कुछ नॉलेज है ना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। तो वहीं पे पहुंच गया। तब ये साथी वाला लड़के लोगों को देखा, अरे ये लोग के साथ फाइट करके अब जीत नहीं पाओगे। तो सडनली इनसिक्योरिटी आने लग गया, अरे यार ये गेम अपना नहीं है, यहाँ पे रहेगा तो 1 साल में वापस घर जाना है। तो कहीं ना कहीं लगा कि नहीं यार, स्पोर्ट्स स्कूल में रहते हो, आपको पढ़ाई फ्री है, आपका जो फैसिलिटी सब कुछ फ्री है, तो फैमिली को भी थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा, आप यहाँ पे रहोगे। तो इसलिए तो बहुत कुछ चीज़ ट्राई किया। वॉलीबॉल खेलने चले गया था, फुटबॉल में देखा, बट फुटबॉल में भी अपना जगह नहीं बनता क्योंकि केरला तो फुटबॉल के जगह ही है। वहाँ पे मेरा क्लास में से तकरीबन 20 लड़का लोग ऑलरेडी फुटबॉल खेलने के लिए चले गया। बास्केटबॉल चले गया, मोटा था, छोटा सा था, पहुँच ही नहीं पा रहा था। तब उसी टाइम पे कई सीनियर लोगों ने भी आके बोला कि यार हॉकी शुरू कर, हॉकी में आपको स्टेट टीम में खेलना बहुत आसान हो जाता है और आपको वीड आउट नहीं हो पाएगा। और केरला में एक और स्पेशल चीज़ है, आप केरला टीम में खेलोगे तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम या 10th एग्ज़ाम में 60 मार्क मिलते हैं, 60 मार्क। तो ये सब चीज़ सुनने के बाद एक मोटा सा छोटा सा लड़का सोचा कि चलो यार ये शॉर्टकट है केरला टीम में खेलने के लिए। वैसे तो हॉकी स्टिक पहले बार पकड़ा 2000 में। इंटरेस्टिंग। एंड आई जस्ट नोटिस कि आपने कान में भी वो हॉकी वाला वो दिस इज सो कूल। यस। कब से पहन रहे हैं आप ये? नहीं, ये मेरा वाइफ का गिफ्ट है। ये साल ही दिया है, जब रिटायरमेंट होने के बाद बीवी ने गिफ्ट दिया है। फैमिली को बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता होगा खिलाड़ियों की। ओह बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा। आई मीन स्टार्टिंग फ्रॉम 12, आई मीन जैसे मेरा 12 साल में मैंने हॉस्टल ज्वाइन किया था, तो मम्मी पापा ने मिस करने लग गया। और आई मीन 2013 में मेरा मैरिज हो गया, तो 24 एंड तक तो बीवी ने भी सेक्रीफाइस किया। और बच्चा लोग डेफिनेटली बच्चा लोग बचपन से लेके कभी मिला नहीं हूँ। हफ्ते में, आई मीन 2 महीने में एक बार आ जाता है, 1 हफ्ता 2 हफ्ते के बाद चले जाता है। तो जो चॉकलेट वाला अंकल बन गया था। बट यह डेफिनेटली यस, सेक्रीफाइसेस बहुत होता है फैमिली के तरफ से। अभी कहाँ रहते हैं आप? अभी बेंगलुरु, क्योंकि जूनियर टीम का कोच बनने के बाद ओके स्टोरी ऐसा है कि जैसे मैंने हॉकी 2004 ओलंपिक्स के बाद रिटायरमेंट ले लिया,
तो हॉकी इंडिया से ऑफर आए कि यार जूनियर टीम का कोच बनो आप। बात तो पहले से चल रहा था, तो मैंने घर में जाके आराम से बैठ के बात किया कि यार ऐसे ऑफ़र है, क्या करो। तो बीवी का एक ही शक था कि यार मुझे लेके चलो तो कहीं भी चले जाओ, नहीं तो नहीं। तो फिर क्या करती हैं आपकी पत्नी अनीशा? आयुर्वेदिक डॉक्टर है, और बेटी 6th में है और बेटा 2nd स्टैंडर्ड में। और ये लोग बोला कि चलो हम भी चलते हैं बैंगलोर। मैंने बोला ठीक है, तो पूरा फैमिली के साथ बैंगलोर में ही हो भी। नाइस। पेरेंट्स के बारे में बताइए अपने, उषा जी, रविंद्र जी। यस, पापा किसान थे पहले, अभी एज हो गया तो थोड़ा क्या एंजॉयमेंट। खेती करते थे? अब मेरा पैडी, आई मीन राइस का ये था खेती। और आई मीन केरला में तो सब कुछ चलता है, केला का भी है, थोड़ा बहुत वेजिटेबल्स भी करते हैं, बट मेनली हमारा तो राइस का ही था, फील्ड था। कहाँ पे? किड़कम्बलम, एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में किड़कम्बलम एक जगह है, वहीं पे हम लोग, अभी भी वही है घर। बट अभी फ़िलहाल मैं बेंगलुरु में, इसलिए तो पेरेंट्स भी मेरे साथ बेंगलुरु में आया हुआ है। अच्छा, बढ़िया। तो जितना भी पैडी का काम ख़त्म, तो पापा मम्मी मेरे साथ ही हो अभी। तो मैंने सोचा कि यार 12 बार जब बचपन से ही घर छोड़ के चले गया, मैंने बोला कि जब अभी टाइम है साथ में रहने का, अब साथ में रहो, ये अच्छा है। बहुत, अभी तो उनको बहुत गर्व होता होगा आपकी उपलब्धियों पे। ओह बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कभी सोचा नहीं था ना ये चीज़, कभी सोचा नहीं था। क्योंकि देख, आम आदमी का सोच कितना तक चले जाता है, आप स्पोर्ट्स करो, आपको एक स्पोर्ट्स कोटा में जॉब मिलेगा, आपका फैमिली सेटल हो जाएगा, नौकरी करो, घर संभालो, बस उतना ही है। हमारा एक मिडिल क्लास फैमिली को अभी तक वो चीज़, आई मीन अभी तो हो गया होगा, बट कभी दिमाग में ये नहीं होता था कि स्पोर्ट्स करके आपको ओलंपिक्स जाना है, ओलंपिक्स में मेडल जीतना है। हमारा सोच तो उधर तक ही है कि अरे एक जॉब काफ़ी है। तो हमारा शुरुआत में वही था कि जब मैंने हॉकी शुरू किया था, तब पेरेंट्स ने भी ये बोला कि नौकरी मिलेगा क्या, कि क्वेश्चन फर्स्ट वही होता है ना कि स्पोर्ट्स कोटा में नौकरी है कि नहीं, हॉकी में तो कभी कुछ होता नहीं है। तो मैंने बोला चलो यार एक बार ट्राई कर लेता हूँ, +2 तक हॉकी खेलूँगा, नहीं बनेगा तो फिर +2 के बाद चेंज। बट किस्मत में लिखा हुआ है कि अरे यार मुझे हॉकी खेलना है। तो +2 पहुँचते तो मैं जूनियर टीम में आ गया, अंडर 16 टीम में खेल लिया था, इंडियन टीम में। तब से सबने, किसी ने अभी तक मना नहीं किया। और डेफिनेटली एक बच्चा इतना ऊपर तक पहुंच गया। मम्मी पापा मेरे साथ में आया था। अभी रिसेंटली जब पद्म भूषण मिलने के टाइम भी मेरा मम्मी का माँ भी थे वहाँ पे। तो क्या बोलते हैं मलयालम में नानी को, मम्मी की माँ को? मैं तो अम्मा बोलता हूँ, माँ ही बोलता हूँ, बट नॉर्मली मुत्तशी बोलता है। मुत्तशी। यस। नाइस। तो इससे अच्छा था क्या चाहिए आपको। हाँ, कमाल है। तो जो रविंद्रन जी की, उषा जी की पहली चिंता थी कि नौकरी, तो अभी आप जॉब भी करते हैं? ऐसा तो मुझे फर्स्ट जॉब मिला 2006 के बाद, जब मैंने इंडियन ओवरसीज़ बैंक में ज्वाइन किया था एज ए क्लर्क। तो वहाँ से मेरा स्पोर्ट्स लाइफ चेंज हो गया, क्योंकि स्पोर्ट्समैन को हमेशा एक इनसिक्योरिटी रहता है कि अरे यार आपका इंजरी हो गया तो क्या होगा, आपका लाइफ में परफॉर्मेंस डाउन हो गया तो आप क्या करेगा। तो जब एक जॉब आपको मिल जाता है ना, फिर आप खुल्लम हाथों से हॉकी खेल सकते हैं, जो भी स्पोर्ट्स आप कर सकते हैं, ताकि आपको पता है कि इंजरी हो गया या आपका परफॉर्मेंस डाउन हो गया तो आप वापस जाके अपना घर संभाल सकता है। तो जब मुझे वो सिक्योरिटी मिला था, तब से मैं तो हैप्पी था। और उसके बाद 10 साल इंडियन ओवरसीज़ बैंक के साथ था। जब 2012 लंदन ओलंपिक्स के बाद केरला स्टेट गवर्नमेंट में हमें नौकरी ऑफ़र किया, तो मैं जनरल एजुकेशन डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया। अभी मैं वहाँ पे एक जॉइंट डायरेक्टर हूँ। कभी गए आप ऑफिस? हाँ, खेल ही रहे हैं आप लगातार? नहीं, मैं 24 तक खेल रहा था, तो मुझे कभी मना नहीं किया, क्योंकि गवर्नमेंट का पॉलिसी ऐसा है कि ये एक तरीके का आपको सपोर्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट आपको जॉब दे रहा है, आपको फिनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं इनडायरेक्टली, ताकि आप अपना स्पोर्ट्स पे फोकस कर सके। तो मैंने अभी छुट्टी पे हूँ, क्योंकि जब जूनियर टीम का कोच बनने के टाइम मेरा कॉन्ट्रैक्ट हॉकी इंडिया के साथ है अभी, तो मैंने गवर्नमेंट जॉब से छुट्टी पे आया हूँ। मुझे एक चीज़ बताइए सर, कि जैसे अभी आप जूनियर टीम के कोच हैं, जब आप जूनियर के तौर पर पहली बार नेशनल कैंप में पहुँचे, तब कैसा माहौल था, क्या होता था? डर था। डर? क्योंकि केरला से पहले बार बाहर आ रहा हूँ, किसी जानता भी नहीं, किसी को भी जानता नहीं वहाँ पे, और एकदम से अलग से एक दुनिया था वो। क्योंकि इंडियन कैंप सब आप जब तक सुनते रहते हो, आप है ना, इंडियन कैंप में जाना है, आप 16 इंडियन अंडर 16 टीम के लिए जा रहे हो, और वहाँ पे कैसे होगा पता नहीं है। और वो ज़माना ऐसा था कि आपको जज कर लेता है, आप कौन सा जूता पहना है, कौन सा कपड़ा पहन रहे हैं, कौन सा पैड पहन रहे हैं, कौन सा कैमरे का स्टिक यूज़ कर रहे हैं।
और वहाँ पे वैसे भी होता था कि लैंग्वेज का इशू है। हिंदी तो पढ़ते हैं हम लोग, आई मीन 5th स्टैंडर्ड से हमारा स्कूल में हिंदी होता है, बट हम कभी हिंदी बात नहीं करते। और कैंप में ज़्यादातर लोग इंग्लिश में भी नहीं बात करते, तो थोड़ा कम्युनिकेशन का भी इश्यूज होता है। क्या भाषा चलती थी? पंजाबी ज़्यादा चलती थी? पंजाबी लोग ज़्यादा होते तो पंजाबी, बट कॉमनली हिंदी में ही बात होता है, क्योंकि कोचेस लोग भी क्लास तो हिंदी में लेता है। तो हिंदी समझ में आता है, बट कुछ डाउट है तो पूछना भी मुश्किल, क्योंकि हम सब कुछ पढ़ते हैं, सिर्फ मलयालम में बात करते हैं केरला में, और इंग्लिश पढ़ते हैं बट बोलता नहीं है कभी। तब एक चीज़ को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता था। अभी कुछ सवाल है तो सर ये इतना ही सही तो शब्द नहीं पता कि क्या वर्ड exactly. तो सर ये वो तो यही होता था। तब थोड़ा बहुत आपको फील होता है अरे यार सही है कि नहीं, बट बाकी लोग हंसने भी लग जाता है। फिर हमें थोड़ा लगता है कि यार सच मैं सही बोल रहा हूँ या गलत। और जब इंग्लिश में बोलने लग जाता है तो ज़्यादा लोगों को, बाकी लोगों को समझ में नहीं आता है। और सेकेंडरी चीज़ तो जैसे आपने बताया खाना, क्योंकि यहाँ पे तो सांभर राइस खाते हैं हम लोग, वहाँ पे तो दाल चावल हो गया, तो फ़र्क पड़ने लग गया। थोड़ा टाइम के लिए तो मुश्किल था, क्योंकि अरे यार किसी भी चीज़ हमारा लायक का नहीं है। एस्ट्रोटर्फ में कभी खेला नहीं, आपको एस्ट्रोटर्फ में हॉकी खेलना है। और इधर जब हॉस्टल में रहने के टाइम तो गेम थोड़ा स्लो होता है, यहाँ पे बहुत फास्ट है, आपको एडजस्ट करना भी मुश्किल हो रहा है। तो सामने सब कुछ नेगेटिव ही लगने लग गया था। कहीं ना कहीं लग रहा था कि यार बस इसके बाद नहीं आना है कैंप में, क्योंकि एडजस्ट नहीं हो रहा था। वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा। कुछ बुलिंग रैगिंग वगैरह भी होती है? रैगिंग नहीं है, बट आपको बाकी प्लेयर्स का चेहरे से पता चलता है कि यार आपका मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि आपको तो लैंग्वेज आता नहीं है। क्या बोलते थे? नहीं आई मीन सच में, आई मीन आप पंजाबी में गाली दोगे तो पहले बार आपको थोड़ी समझ में आएगा, नहीं आता है ना। या आप हिंदी में गाली देगे तो आपको समझ में नहीं आता है। तो फर्स्ट कैंप है तो लोग हंसता था, क्योंकि मेरे पैड में मैंने रस्सी बांध के गया था, क्योंकि वो स्ट्रैप जो यूज़ करते हैं गोल कीपिंग में स्ट्रैप, वो ज़्यादा टाइम टिकता नहीं है, क्योंकि जो मिट्टी में ग्राउंड में खेलने के टाइम वो जल्दी टूट जाता है। तो हंसी मजाक तो होता रहता है, बट उस टाइम तो अच्छा हो गया कि हिंदी नहीं आता है, पंजाबी नहीं आता, इसलिए समझ में नहीं आता, तो वो फेस मैनेज करना बहुत आसान था। बट जो साउथ इंडियन दोस्त लोग था, क्योंकि हम लोग कॉमनली तमिल में बात करते हैं, तो वो लोग बोलते हैं अरे तो मजाक उड़ा रहे। मैंने बोला जाने दो यार, कौन सा, हमें तो फ़र्क नहीं है। हमने तो दिमाग से सोच कर रखा है एक ही कैंप करना है, वापस चले जाना है, बस केरला में जाके बोलना मैं इंडियन कैंप करके आया हूँ। तो ऐसे होता है ना कि यार केरला के लिए तो राजा बन गया, क्योंकि इंडियन कैंप करने वाला गोलकीपर हूँ, तो थोड़ा इज्जत मिलेगा, थोड़ा चलेगा। बट थोड़ा टाइम के बाद, 1-2 हफ्ते के बाद हमारा सोच बदल गया। हम सोचने लगे यार अरे यार नेगेटिव क्यों सोचना है, उल्टा सोचो, ताकि आपको रहने के लिए रूम मिल रहे, अच्छा खासा रूम मिल रहे, तीनों टाइम खाना मिल रहा है, चपाती तो चपाती, दाल चावल तो दाल चावल मिल रहा है। एस्ट्रोटर्फ में ट्रेनिंग मिल रहा है केरला के लिए, तो उस टाइम में तो एस्ट्रोटर्फ दूर की बात, हमारे केरला में था ही नहीं उस टाइम एस्ट्रोटर्फ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप इंडियन कैंप में आओ तो ट्राई करने में क्या जाता है। वो सोच जिस दिन से आया तब से हॉकी इम्प्रूव होने लग गया। वो उस दिन के बारे में बताइए, चंडीगढ़ के जिस दिन जर्सी मिली थी। ओह जर्सी तो ऑलमोस्ट कैंप के बाद फिर अगला स्टेप तो वही है। यस तो बहुत कैंप किया मैंने 2002 से कैंप कर रहा था। हर एक टाइम स्टैंड बाई, या टीम में नहीं मिलता था चले जाता था वापस। हर एक टाइम आता है, खाता है, सोता है, ट्रेनिंग करते है, चले जाता है, ये आदत बन गया था। बट एक जब 2004 जब ये टूर ऑस्ट्रेलिया टूर गया था हम लोग, तो उसके लिए टीम अनाउंस होने से पहले ऑलमोस्ट पता था कि हमें मिलने वाला है, एक चांस मिलने वाला है। हम 3 ही गोलकीपर थे कैंप में। आपके साथ कौन कौन था? और एक हीरोजीत, एक मणिपुरी गोलकीपर था जो जिसने मेरे साथ टूर पे आया था ऑस्ट्रेलिया, और एक और गोलकीपर था पंजाब का, नाम थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तो बट जिस टाइम जर्सी मिला हमारा रूम में, तो मिरर नहीं था, तो मैंने जर्सी मिला, मैंने लेके आ गया, रूम में रखा, और वो जर्सी को उठा के लेके चले गया बाथरूम में, क्योंकि बाथरूम में ही मिरर था। और उसको पकड़ा से आगे दिखाया सहारा इंडिया, नीचे दिखाया श्रीजेश पिया, घुमाया सहारा इंडिया, वापस से श्रीजेश पिया, फिर पहना, फिर खड़े होकर देखा, फिर निकाला, फिर देखा। मतलब आपको भरोसा होने में थोड़ा टाइम लगता है ना, कि हाँ यार मेरे नाम पे जर्सी है और मेरा ही है। तो वो चीज़ देखा। बट इससे भी अच्छा वाला चीज़ कुछ और था। जैसे मैंने टूर ख़त्म करके आया वापस, मेरे पापा और घर में दिखाई जर्सी, और पापा वो जर्सी पहना, उसने बोला यार हमने जितना मेहनत की इसी के लिए किया। तो दैट वाज द बेस्ट मोमेंट। ये जो मैंने जर्सी देखा उससे भी बेस्ट मोमेंट वही था, ताकि वो लोगों को लगा कि यार जितना भी सैक्रिफाइसेस हम लोग किया इसी के लिए था। यस और जब मैं आपके पिछले इंटरव्यूज़ देख रहा था, हमारी टीम ने रिसर्च की,
रिया ने अनुभव ने। जैसे हम क्रिकेट में देखते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच चूँकि एक शेयर्ड हिस्ट्री है और पाकिस्तान हमारे यहाँ आतंकवादी भी भेजता रहता है, तो एक तनाव भी है, युद्ध भी हुए। जब हॉकी में भारत पाकिस्तान का मैच होता है, क्योंकि पहले तो एक ही हिस्सा था, कंबाइंड टीम, सारी चीज़ें थी, तब किस तरह का टाइम कुछ एक्स्ट्रा होता है या आप लोगों के लिए होता है हाँ ठीक है एक और मैच है? नहीं, हॉकी सेम है। 365 दिन हम लोग जो हॉकी खेलते हैं वो सेम है, उसमें कुछ फ़र्क नहीं है। बट ऑपोजिशन खेलने वाला टीम या खेलने वाला टूर्नामेंट प्रेशर लेके आता है। जैसे इमेजिन कर लो, ओलंपिक्स, वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ, दैट नेम प्रेशर लेके आता है। सेम चीज़ पाकिस्तान के साथ भी है। हमें सेम हॉकी खेलना है जो आपने हर एक दिन ट्रेनिंग करते हो, हर एक दिन आप खेलते हो। बट जब पाकिस्तान के साथ स्पेशली मैच आने के टाइम आपको पता है कि एक्सपेक्टेशंस हाई होता है, वो एक तरह से वॉर है, उसमें एक इमोशन है। अभी आप ऑस्ट्रेलिया से हार जाओ कोई बात नहीं, बांग्लादेश से हार जाओ कोई बात नहीं, बट आप पाकिस्तान से नहीं हार सकता है। वो एक चपा है, वो सील है। तो हर एक टाइम हम खेलने जाने के टाइम वो एक ना एक तरीके से प्लेयर्स का दिमाग में बैठ जाता है। सो दैट्स कंटेन प्रेशर। जिस दिन आपने वो प्रेशर को हैंडल करना सीखा, फिर आप वो मैच से बेहतर किसी और मैच को एंजॉय नहीं कर सकता है। तो मेरा शुरुआत बहुत गंदा था क्योंकि 2006 यस 2006 यस साफ गेम्स, तो लीग ग्राउंड में हम लोग जीता था, बट फाइनल्स में पूरा क्राउड, मैंने सोचा चलो यार श्रीलंका है, इंडियन सपोर्टर्स होगा, हमारे लिए चीयर करने आ रहा है, और मेरा गोल पोस्ट इधर ही सोच लो, और ये फेंस है जो ग्राउंड का फेंस, उसके पीछे भी लोग खड़ा है। फर्स्ट विसिल बजा, माँ बहन का गाली शुरू हो गया। एंड आई मीन 2006 मीन्स मेरा कितना हो गया होगा, आई मीन आई वॉज रियली यंग, और मैं ऐसे शिवर होने लग गया था कि पाकिस्तान के साथ फाइनल खेल रहे हो आप, एक्सपेक्टेशन हाई है, ये जो मैच का प्रेशर है। पेनल्टी शूट आउट था? नहीं, वो तो पहुंचा नहीं, पहुंचने का ही दिया, उसके पहले तो मैंने गोल खा लिया क्योंकि डर के बाजू में इतना गोल खा लिया, मेरे को लगा कि 3-2 हम लोग हारा शायद। बट मुझे आदत से ज़्यादा तरफ मेरा बॉडी ने काम कर रहा था, दिमाग ने कर रहा था, काम कर रहा था कि ये लोग क्या बोल रहे, गाली सुन रहे, उसके बीच में से प्लेयर्स लोग, हमारे प्लेयर्स लोगों को भी प्रेशर आता है, अरे क्या कर रहे तू, ये क्या हो रहा है। सो ऑटोमेटिकली वी गेट लॉस्ट। मेरे को समझ में नहीं रहा था क्या हो गया, एंड हम हार भी गया। तो सडनली हमारे ऊपर एक सेल्फ ये होता ना कि अरे यार तूने कुछ गलत किया, तूने आई मीन यू लेट द कंट्री डाउन, ये सब चीज़ फील होने लग गया था। बट अगेन मेरा कोच था क्लैरेंस लोबो सर था उस टाइम, सर ने बोला कि इस पर कोई बात नहीं, तो एक्सपीरियंस नहीं है, तुझे पता नहीं कि प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, इसलिए तो ऐसे हो गया, कोई बात नहीं आगे ठीक हो जाएगा। सर ने सही बोला था। क्योंकि जो चेहरा मैंने हेलमेट के पीछे रखा था उसको सामने लेके आने में पाकिस्तानी मुझे मदद किया, तो या दैट्स ओके। मुझे आप बता रहे थे वो मैच याद आ गया फिर 2010 का, एक उनके ड्रैग फ्लिकर थे सोहेल अब्बास, है ना, और बहुत अच्छे खिलाड़ी थे वो, बहुत तारीफ सुनी थी हम लोगों ने। yes. और फिर जो एक डिसूजा होते थे, डिसूजा, उनकी जगह आपको उतारा गया था उस दिन। सो पाकिस्तानीज वर सरप्राइज विद दिस इंटरव्यू? यस फॉर श्योर, क्योंकि एड्रियन डिसूजा वाज अ नंबर 1 गोलकीपर वो टाइम पे, और पाकिस्तान का शोएब अब्बास भी बहुत फेमस थे उस टाइम। तो इंडिया पाकिस्तान का आई मीन सीनियर वर्ल्ड कप 2010 इंडिया में हो रहा था, दिल्ली आई मीन नेशनल स्टेडियम में, और सबका एक्सपेक्टेशन था कि एड्रियन डिसूजा ही आने वाला है, और एड्रियन का स्टाइल भी था कि रश करना, फर्स्ट रशर वो आगे भागता है, गोलकीपर रहता नहीं है। तो होसे ब्रासा था हमारा कोच स्पेन का, तो कोच ने जब आई मीन कल का मैच तो आज शाम को मीटिंग कर रहा था, तो सडनली बोला कि सी पाकिस्तानी तो हमेशा एड्रियन के लिए रेडी होके आता है, सो वी आर नॉट प्लेइंग एड्रियन, श्री यू आर प्लेइंग। यू आर सरप्राइज्ड? देन व्हाट, सो सेकंड गोलकीपर, सो वो ज़माना ऐसा था कि सेकंड गोलकीपर काम है कि पानी पियो, एंजॉय करो, टूर्नामेंट में आपको खेलना नहीं है, ठीक है। वो ज़माना ऐसे था, सेकंड गोलकीपर का काम को आपको बैठना है, सेकंड बेंच में बैठना है, फर्स्ट गोलकीपर की इंजरी हो गया तो सिर्फ अंदर जाना है। आप मेरा तो आई मीन कई नज़र में नहीं था कि मैं खेलूँगा एज सीनियर वर्ल्ड कप, मेरा दिमाग में वैसे था कि अरे यार आई मीन कितना 22 साल का ही हूँ, तो कभी सोचा नहीं था क्योंकि उस ज़माना में ऐसे था। और सडनली बोला कि मैं भी, अभी कोच ने बोला खेलना है, आई विल प्ले। बट देख अगेन दैट वाज द डे, क्योंकि कोच का सोच सही था, क्योंकि
शोएब अब्बास के लिए पता नहीं था कि श्रीजेश पियर कौन है। शोएब अब्बास का 3 फ्लिक गोल पोस्ट पे लगा, अब सोच के देखो। वो तीनों फ्लिक अंदर चले गया तो मेरा कैरियर उधर ही ख़त्म था। बट दैट्स द प्रॉब्लम, क्योंकि आपको ऑपोजिशन वाला प्लेयर के बारे में पता नहीं होता है तो आपने कुछ चीज़ एक्स्ट्रा करने लग जाता है। उस टाइम पे शोएब अब्बास सीधा सीधा फ्लिक भी मार दिया होता ना, मैंने गोल खा लिया होता शायद, सीधा सीधा फ्लिक, क्योंकि शोएब अब्बास का फ्लिक वन ऑफ द फास्टेस्ट है। बट अंडरस्टिमेट किया होगा कि अरे यार ये गोलकीपर कौन है पता नहीं है, चल इसके एगेंस्ट मेरे को एक्यूरेट जाना है, शायद उसी वजह से गोल पोस्ट पे एक्यूरेट एंगल पे लगा है। बट अगेन दैट वाज द एक्सपीरियंस ऑफ ए कोच। 4-1 से जीते थे ना वो मैच? आई थिंक 5-1 या 4-1-5-1। The disastrous Olympic campaign, please tell us about it. We will come to the victory part, but सारे मैच हार गए थे हम। अब इसके पीछे भी एक स्टोरी है सर, बताइए। सो 2008 जब हम लोगों ने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं किया, तब से लेके हमारे अगेंस्ट एक क्या बताओ एक बैड टाइम चल रहा था। सबने यही बोलता था इंडिया क्वालिफाई नहीं किया, इट्स ए ब्लैक डे फॉर इंडियन हॉकी, अभी कैसे होगा, इंडिया का भविष्य क्या होगा, ये बहुत कुछ चीज़ टॉप चल रहा था। तो वहाँ से लेके हमारा फर्स्ट टारगेट ये था कि अरे यार हमें ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई होना है। तो 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स डेफिनेटली हम लोग फाइनल पहुँच गए थे, बट हम लोग एशियन गेम्स नहीं जीत पाया, हमने सेमीफाइनल हार गया मलेशिया के साथ, और बट स्टिल हम लोगों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो 2011 जैसे मैं टीम में आया, 2010 के 8 में आया हूँ, बट कंसिस्टेंटली नहीं खेल रहा था। 11 में जब क्वालिफायर्स हो रहा था, हमारा दिमाग में सिर्फ इतना था कि यार हमें ओलंपिक्स के लिए किसी भी तरफ क्वालिफाई होना है। एंड हमारे टीम में बहुत ज़्यादा सीनियर्स लोग भी थे कि वो लोग भी डेस्परेट थे, क्योंकि 2008 में ओलंपिक्स खेल नहीं पाया और 2012 नहीं खेलेगा तो ये लोगों के लिए अभी 16 तक पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमारा टारगेट ही वही था कि ओलंपिक्स पहुँचना है। सो आज मैं ये चीज़ इसलिए बता सकता हूँ ताकि उसके बाद जो 12 साल में प्लेयर्स का सोच कैसे बदल गया। तो 2011 में हम लोगों ने क्वालिफाई किया, हमने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई इंडिया में खेला था, हम लोग क्वालिफाई किया फ्रांस के अगेंस्ट, और उसके बाद हमारा सिर्फ ड्रीम इतना ही था कि लंदन पहुंचना है, ओलंपियन बनना है, और हम लोग वहीं पहुंच गया था। बट उसके बीच में एक और चीज़ हुआ था कि हम लोग स्पेन चले गया और तकरीबन 12 से लेकर 16 मैचेस हम लोगों ने स्पेन में ही खेल लिया, प्रैक्टिस मैचेस, टेस्ट मैचेस। तो बाय द टाइम हम लंदन पहुंचते पहुंचते प्लेयर्स भी बर्न आउट हो गया था, एक्सॉस्ट हो गया था। प्लेयर्स को सिर्फ इतना लगा कि यार किसी भी तरफ ओलंपिक्स खेल के ख़त्म करके वापस घर जाना है, क्योंकि इंडियंस को होम सिकनेस भी बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि 1.5 महीना या 1 महीना पहले स्पेन जाना, वहीं पर रुकना, फिर 2 हफ्ता पहले ओलंपिक्स विलेज जाना, फिर ओलंपिक्स में परफॉर्मेंस करना, मतलब हमारा कहीं ना कहीं हमारा साइकोलॉजिकली हम लोग इतना एडवांस नहीं था उस टाइम। और जैसे फर्स्ट मैच हम लोगों ने हॉलैंड के साथ खेला, बहुत अच्छा मैच रहा हमारा, बट हम लोग हार गया। बट वहाँ से हमें पीक नहीं मिला, हमारा डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था। फिर एक बार जितना लोग ओलंपियन बन गया, उसके बाद नेक्स्ट मैच में मैं भी खेला है, मैं भी ओलंपियन बन गया हूँ, हमारा मकसद पूरा हो गया। बट हमने ये टारगेट रखने भूल गया था कि हमें करना क्या है वहाँ पे। हम कहीं ना कहीं हमें लगा कि हाँ यार हम ओलंपियन बनने गया था, बट हम डेस्परेटली नहीं गए कि हमें मेडल जीतना है। हमारा ऐसे किट, मैं तो उस टाइम बच्चा ही था, मेरे दिमाग में कभी आया नहीं था कि यार मुझे ओलंपिक्स मेडल जीतना है। हमारा दिमाग में सिर्फ इतना है कि वहीं पे जाने के टाइम एक ओलंपियन बनना है। तो वो कहीं ना कहीं हमें एक नीचे जाने में एक वजह था, नीचे जाने की एक वजह वही था। बट उसके बाद हमने जितना भी फोर्स किया, प्लेयर्स तो सीनियर लोगों ने मोटिवेट करना है, यार हमें जीतना है, हमें करना है, बट वो बाउंस बैक नहीं हो पाया। अभी भी मैं बैठ के सोचूंगा तो मेरे दिमाग में तो इतना क्लियरली नहीं दिखाई देता कि क्या रियली वेंट रॉन्ग, बट हम ट्राई कर रहा था, हम कोशिश कर रहा था, बट हमें वो पीक पे कभी दोबारा आ नहीं पाए कि हम लोग हर एक मैच हार गया। नीदरलैंड 3-2 से जीता, न्यूजीलैंड 3-2 से जीता, जर्मनी 5-2 से, बेल्जियम 3-0 से और साउथ कोरिया 3-1 से। कुछ आपको ऐसा लगता है कि बैक एट दैट टाइम ट्रेनिंग, कोचिंग, बेसिक उसके लेवल पे भी कुछ, या इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे खामियां थी? नहीं, सी चेंजेस होते रहते हैं। आज का जो एडवांस ट्रेनिंग को आज का 2025 का कंपेयर करेगा तो उस टाइम का तो बहुत कमियां थी। और हमारा स्पोर्ट्स साइंस इतना एडवांस नहीं था, जो हमारा सिस्टम जो अपडेटेड वाला विजन था वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। बट मुझे लगा कि
हमारा जो लास्ट फेज ऑफ प्रिपरेशन वाज नॉट राइट। आज मैं समझ सकता वो चीज़, बट 2012 में आपने ये चीज़ मुझे पूछ लिया होता तो मुझे पता नहीं होता है, क्योंकि मैंने वो उस टाइम पे ज़्यादा हॉकी देखा भी नहीं हो। बट आज मैं बैठ के उसको रिवाइंड करने के टाइम मुझे लगा कि हाँ यार, हम लोग ओवर एक्सॉस्टेड थे, हम लोग ज़्यादा मैचेस खेल चुके थे और हमें कहीं ना कहीं मेंटली हम लोग टफ नहीं थे कि वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए। सो आजकल का मॉडर्न हॉकी में या मॉडर्न वर्ल्ड में, स्पोर्ट्स वर्ल्ड में साइकोलॉजी के लिए कितना इम्पोर्टेंस है, उस टाइम हम लोगों ने इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया था। आपकी 3 तस्वीरें हम लोगों को बहुत ज़्यादा, मतलब सेलिब्रेशन की 3 तस्वीरें, 2 तो ओलंपिक की हैं, एक है 2014 के एशियाड की। टेल अस अबाउट दैट मैच। ओके, पाकिस्तान अगेन फाइनल्स। तो देख, हमेशा पाकिस्तान के साथ वो उस टाइम पे तो पाकिस्तान की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग थे, मतलब कई भी दिन हम लोग वो लोग हमें हरा सकता है, कई दिन हम लोग वो लोग को भी हरा सकता है। सो इट वाज लाइक रियली नेक टू नेक मैचेस। और अगेन एशियन गेम्स, डायरेक्ट वीसा टू ओलंपिक गेम्स, तो वो एक प्रेशर है। सेकंड चीज़, आप फाइनल जीतोगे तो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करोगे। यस, कॉन्टिनेंटल चैंपियन है, आपको तो बर्थ मिल ही जाएगा। सेकंड, आपको पाकिस्तान को फेस करना है तो उसका प्रेशर है। एंड मोर ओवर द टाइम आपको लगता है कि अरे हारेगा तो मीडिया कैसे रिएक्ट करेगा, लोग कैसे रिएक्ट करें, तो एक प्रेशर होता है। देन हमने मैच ड्रॉ किया, अभी शूट आउट आ गया। सो इट्स लाइक ए सोडा बोतल को हम लोग हिला के रहने के बाद उसको कैसे ओपन करने के टाइम कैसे था, सो सेम फीलिंग था हमारा भी। सो शूट आउट जा रहा है तो मैं मेरे प्लेयर्स को हमेशा बोलता हूँ 2 में रोकूंगा, 2 मेरा कॉन्फिडेंट है, मैं 2 शूट आउट में रोकूंगा, और तीसरा मिलेगा तो वो बोनस है, बट उस पर मत जाना कि तुम्हारा काम है कि 4 गोल मारना। 5 में 4 तुम मारो, 2 में रोक लूंगा तो हम निकल गए, बस खत्म, इतना तो कॉन्फिडेंट है। एंड ऑटोमेटिकली क्या हो गया था, टीम वाला भी साथ दिया। इट्स वाज ग्रेट। आई मीन कई जगह पे वो शूट आउट मैंने मेरे जूनियर टीम को भी एक्सपीरियंस देता हुआ ये चीज़, ताकि जब अंडर प्रेशर के टाइम पे कई प्लेयर्स जो अच्छा प्लेयर्स को भी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस के ऊपर डाउट लगता है, तो ऐसे प्लेयर्स था हमारे टीम में जिसे लगा कि यार मैं शूट आउट नहीं जा रहा हूँ, किसी और को भेज दो, या ये कॉन्फिडेंस से उसको भेज दो, ताकि वो लोगों ने अपने बारे में नहीं सोचा, टीम के बारे में सोचा। और मैं तो गोलकीपर अकेले था तो मुझे जाना ही था, मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था। बट एनीवेज, जब वो शूट आउट जीते हमने, एंड इट वाज लाइक ब्लास्ट, वी डन इट। 2 तरीके से, एक हम एशियन चैंपियन है, सेकेंड है हम ओलंपिक्स जा रहे हैं। सो दैट वाज द सेलिब्रेशन। इट्स लाइक यस। पहली बड़ी इंजरी कब आपको झेलनी पड़ी? वही अजलान शाह वाली इंजरी पहली बड़ी इंजरी थी? यस। 17 फ्रैक्चर्स होते रहता है, टो फ्रैक्चर, ये उंगली का फ्रैक्चर्स हमेशा होते रहता है, बट उसको हम कुछ इंपॉर्टेंट नहीं देते, छुट्टी नहीं देते, हम ट्रेनिंग करते रहते हैं उसमें। बट 2017 हर एक तरीके से मुझे बहुत बड़ा इंजरी था, क्योंकि आई वॉज अ कैप्टन दैट टाइम। 2016 से लेके मैं कैप्टनशिप कर रहा था, परफॉर्मेंस वॉज हाई, टॉप गोलकीपर्स में नाम भी था मेरा, सो एवरीथिंग वॉज गुड। अजलान शाह, ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच, 1 कोलिशन डन। ACL ग्रेड 3, MCL ग्रेड 2, मेनिस्कस, रिपेयर, मतलब ये सब घुटने की चोटें हैं? यस। हाँ, जितना भी इसका जो अंदर का जितना भी चीज़ है, हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ हो गया। सो इट्स लाइक क्या कोई खिलाड़ी भिड़ गया था आपसे आके? यस, इट्स अ कोलिशन। तो एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर के साथ छोटा सा कोलिशन हुआ था, बट इम्पैक्ट ज़्यादा था। और नॉर्मली एक प्लेयर को देख के जाएगा तो दैट्स द एंड ऑफ कैरियर, क्योंकि आप पीक में हो, आपको 8 महीना 9 महीना बाहर होना मतलब आपका कैरियर से आप आउट हो। तो मेरे लिए भी तो ऑलमोस्ट वो एक इम्पॉर्टेंट पीरियड था, फेज था कि अरे यार इतना टॉप में बैठे हो आप, अभी नेक्स्ट डे यू आर नोवेयर, ताकि आप टीम से बाहर हो गया, नेक्स्ट टू नेक्स्ट टूर्नामेंट मीडिया ने किसी और को द वॉल बना लेता है। सो इट्स क्वाइट हार्ड फॉर मी टू एक्सेप्ट इट। मतलब वॉल बनाना नहीं है, मतलब टीम में नहीं हूँ मैं, आज तक मैं मेन गोलकीपर था, कल मैं कैम्प में भी नहीं हूँ, तो देयर वाज अ टफ पीरियड। बट मेरे लिए तो एक आई ओपनर था वो टाइम, क्योंकि टिल 2017 हॉकी वॉज एवरीथिंग फॉर मी। मेरा लाइफ हॉकी था, हॉकी के बिना कुछ मुझे पता नहीं था, कुछ दिखता था। बट दैट इंजुरी के बाद आई रियलाइज्ड कि हॉकी इज़ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट्स नॉट योर लाइफ। और उसके बाद मेरा विजन, मेरा व्यू हॉकी के अगेंस्ट डिफरेंट हो गया। देन आई स्टार्टेड टू प्ले माई बेस्ट हॉकी। इंटरेस्टिंग। यस।
तो जब आप हॉकी नहीं खेल रहे होते थे तब क्या कर रहे हो, क्या रूटीन होता था? फिल्में देख रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे books. हैं? अच्छा, बुक्स। सो द फर्स्ट थिंग व्हाट आई डन इज, ये इंजरी के बारे में पढ़ा मैं, क्या है प्रोसीजर, क्या है रिकवरी, कैसा है, कितना करना है, फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़, इसके बाद क्या करना है, रिहैब क्या करना है। उसके बाद सोचा कि साइकोलॉजिकली क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं आपके ऊपर, और ये मेडिसिन का कितना फ़र्क पड़ता है। देन अगेन बुक्स वेर हेल्पफुल, क्योंकि ओपन अंद्रागासी का बुक था उस टाइम मेरे पास, सो देयर वाज अ गुड, और आई मीन यू नो एक मोटिवेशन था कि आगरा से कैसे अप एंड डाउन अपने कैरियर में हुआ, वर्ल्ड नंबर 1 था, फिर चले गया, फिर कैसे बाउंस बैक किया। सो कहीं ना कहीं चीज़ हेल्प किया। एंड आई टुक ए डिसीजन, मेरे पास एक इंडिया का जर्सी था, मैंने मेरे रूम में टांगा, मैंने बोला कि यार कुछ भी हो जाए वो जर्सी एक और बार पहनना है। सो दैट वॉज ए डिसीजन, और एक क्या बताए, एक टारगेट मैंने अपने लिए रखा था कि वो जर्सी एक और बार पहनना है, दैट्स इट। देन स्टेप बाय स्टेप रादर देन थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट, मैंने हर एक दिन को एंजॉय किया, रिहैब का प्रोसेस को एंजॉय किया। वो टाइम जो स्लॉट था, मेरा सेकंड बेटा भी उसी साल पैदा हुआ था, तो मैं उसके साथ भी टाइम स्पेंड किया। या श्रेयांश। सो तो मेरे लिए तो मेरे को लगा कि समटाइम्स इस ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोलते हैं ना, सिर्फ सेम चीज़ ही हुआ था। बट दैट हेल्प मी टू थिंक अबाउट, अरे यार हॉकी पार्ट ऑफ योर लाइफ है, जस्ट एंजॉय इट, दैट्स इट। इफ इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, तब हमें कुछ हॉकी के पुराने लोगों ने बताया कि पहले ना अगर व्यूअर्स कुछ बोलते थे जो देखने आए तो चीजेश यूज्ड टू फील प्रोवोक्ड, और अगर कोई क्रिटिसिज्म लिखता था तो भी उसको गुस्सा लड़ने पहुंच जाता, ये क्यों लिखा, ऐसा क्यों, ऐसे आपको ऐसा लगता है, ऐसा था क्या? देख, दैट्स अराउंड 2017 के ऊपर वाला टाइम की बात है। अच्छा, आई मीन इवन 18 में भी ताकि, क्योंकि कई टाइम पे जब हम लोग सोचता नहीं है वो आता है, सो उसको थोड़ा टिट कर देता है, उसको थोड़ा बेंड कर देता है, तो ऑटोमेटिकली यू गेट एग्रेसिव। एंड सेकंड चीज़, जब तक आप किसी और का रास्ते पे, आई मीन आप वो रास्ते पे नहीं चलते तो आपको पता नहीं होता कि ये लाइफ क्या है और कितना स्ट्रगल थ्रू आप जा रहे हो। तो क्रिटिसाइज करना बहुत आसान हो जाता है, बट कभी कभी डाइजेस्ट भी नहीं होता है, तो रिएक्ट करना उसी टाइम का वो एक कैरेक्टर ही था। But now it's changed. There is a hole in the Indian wall. Oh, that was the worst time in my life. जैसे आपने इंट्रोडक्शन में मेंशन किया 2018 फादर को कार्डियक अरेस्ट हुआ। Yes. So this is a chain of incidents. 2018 में हमने एशियन गेम्स किया था जकार्ता में। So we were a good side. परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, बट सेमीफाइनल was tougher for us. हमने अच्छा खेला, बट we lost to मलेशिया इन शूटआउट्स। तो शूटआउट हारने के बाद मुझे हमेशा ये लगता है मैंने हराया। मुझे जब जीतने के टाइम में हमेशा बोलता है कि मेरा प्लेयर्स का भी इसमें हाथ है, मैं दे स्कोर्ड, आई सेव्ड, ओके वी वॉन्ट। बट हारने के बाद कहीं ना कहीं आई टेक इट ऑन माई शोल्डर्स, लाइक मैं कैप्टन भी था, तो मुझे लगा कि यार मैंने टीम को लेट डाउन किया, कि मेरे वजह से हार गया, तो थोड़ा हार्ड था मेरे ऊपर। एंड हम लोग ब्रॉन्ज जीत के वापस आया। उसके बाद बहुत कुछ चीज़ हो रहा था, ये सडनली ऐसे हो गया। एंड नेक्स्ट एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी जाने से पहले सडनली कैप्टनशिप चेंज। सो देयर वर नो डिस्कशन, सडनली वन डे कोच कॉल्ड एंड सेड, श्री यू आर नॉट द कैप्टन एनीमोर, हम लोग कैप्टन चेंज कर रहे हैं। किसको बनाया कैप्टन? मनप्रीत। तो एक एशियन गेम्स हार गया, दूसरा कैप्टनशिप से चले गया, एंड तीसरा जब सीनियर वर्ल्ड कप हो रहा है, सो इट्स ऑल इन 3 months, विद इन 3 months और 4 months, और वर्ल्ड कप का प्रिपरेशन चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है, तो ये दोनों चीज़ों की वजह से थोड़ा परफॉर्मेंस में भी अप एंड डाउन हो रहा है, बट इट वॉज नॉट बैड। बट लीग राउंड में हम लोगों ने मैंने 2 गोल खाया था, उसमें से एक था मेरा पैर के बीच में से निकल गया था। तो बेल्जियम का मैच ख़त्म हो गया था, शाम तक मेरे को कॉल आ गया, अरे पापा हॉस्पिटल में ICU में, तो आ जाओ। सो लास्ट फ्लाइट आई बुक, मैं घर चले गया। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग मुझे मेरा PR टीम से फ़ोन आया, रहे अभी न्यूज़ मत पढ़ना, मोबाइल मत उठाना, तो कॉल मत अटेंड करना। मैंने सोचा ठीक है, जिस टाइम आपको किसी ने बोला मत करो, आपने वही करते हैं, राइट। तो मैंने पहले उठा के WhatsApp खोला कि यार क्या हो रहा है, तो सडनली एक 10-15 लोगों ने मुझे वो आर्टिकल भेजा कि देयर इज ए हॉल इन द वॉल, एंड मेरा फोटो, एंड आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ एन ICU। और क्या चाहिए आपको, नो मोर कैप्टन, आपका टीम हार गया, पापा हॉस्पिटल में, एंड एन आर्टिकल, एंड इट्स अ बिग आर्टिकल ऑन गोल कीपिंग। तब मैंने सोचा नहीं, बस ख़त्म है, अभी इससे ज़्यादा और नहीं होता है।
तो मतलब आउट, मतलब इमोशनली यू आर लाइक डन, इमोशनली ड्रेन आउट हो गया आप। मैंने बहुत सीनियर लोगों से भी बात किया, तो उसी टाइम पे मैंने सोचा यार बस कर रहा हूँ, मेरा हो गया, मैं छोड़ रहा हूँ हॉकी। देन हम लोग क्वार्टर फाइनल्स खेला, क्वार्टर फाइनल भी हार गए, और उसके बाद मैं घर चले गया। तो मैंने ऑलमोस्ट डिसीजन ले चुका कि यार बस मेरे को हॉकी नहीं खेलना है, जितना खेलना है खेल चुका है। ऐसे हॉकी प्लेयर एशियन गेम्स खेला है, कॉमनवेल्थ खेला है, वर्ल्ड कप खेला है, ओलंपिक्स खेला है। आई मीन वर्ल्ड कप छोड़ उस टाइम पे वर्ल्ड कप और ओलंपिक्स छोड़ के सब में मेडल भी है, मैं खुश हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं छोड़ रहा हूँ। लकीली वी गॉट ऑलमोस्ट एक 1.5 मंथ का ब्रेक। वहाँ पे घर में टाइम स्पेंड किया, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, मंदिर गया, पूजा किया, जितना करना था। वो फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाल दिया सब कुछ, और ऐसे वेट करने के टाइम कैंप का लेटर आ गया। तो फिर सोचा जाना है कि नहीं जाना है। फिर पता नहीं, दिल किया चलो ट्राई कर लेता हूँ। वहाँ से लाइफ बदल गया। यू एक्चुअली थॉट तब कि छोड़ देता हूँ, हो गया? आई हैव ऑलमोस्ट डन। जब मैं पैक करके भुवनेश्वर से मैंने मेरे बैग पैक करके घर जाने के टाइम मैंने सोच के गया था कि मेरा लास्ट है, डन, आई एम डन। क्योंकि वो प्रेशर जितना वर्डों से मैं बता सकता हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ मैं चीज़। इट्स एज ए प्लेयर, मतलब इट्स टू हार्ड। मतलब आई मीन वो चीज़ समझने वाला भी बहुत कम थे उस टाइम। आई मीन अरे यार क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करना है, किसी को पता नहीं है, किसी ने फेस नहीं किया वो चीज़। या वो परफॉर्मेंस, वो डाउनफॉल को कैसे एक्सेप्ट करना है, क्योंकि यू आर द नंबर 1 गोलकीपर, आपके वजह से टीम हार रहे हो, तो आप किसी के ऊपर नहीं जा सकते। क्योंकि जो मेरा सीनियर प्लेयर थे उसने 2012 में छोड़ा था, जैसे भरत छेत्री था मेरे साथ या एडविन डिसूजा था, वो लोग 2012 तक सब छोड़ दिया था। और वो लेवल पे कोई था ही नहीं कि मैं उसको जाके पूछूं कि क्या करूं मैं अभी। एंड वैसे कोई मेंटर दिखा भी नहीं हो कि मैं कोई एडवाइस ले लूँ बोलो से। सो दैट वाज द पीरियड, इट्स रियली टफ। बट वो 1.5 महीने का वो ब्रेक वॉज हेल्पफुल। मतलब कहीं ना कहीं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, कोई थोड़ा बहुत ट्रैवल किया, विच हेल्प मी टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ। वो पेन थोड़ा कम हो गया, देन इट्स थॉट ओके चलो लेट्स गो। बट वो जो सीनियर वर्ल्ड कप के बाद 1 हफ्ते के बाद शायद कैंप बुला लिया होता तो मैंने कैरियर ख़त्म किया होता। अभी हम हंस रहे हैं, बट उस टाइम पे तो इट्स वाज हार्ड। And then comes the Olympic. Yeah. Thanks to Corona. नहीं सीरियसली आप हंसते हो, बट देख इंडिया में जितना भी आप बोलो, हमारे इंडिया के अंदर एक टीम्स में स्पेशली नॉट क्रिकेट बट टीम इवेंट्स, जहाँ पे आपको रियल टीम स्पिरिट चाहिए होता है, एक दूसरे को जानना पड़ता है, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनना पड़ता है। वो थोड़ा टफ होता है नॉर्मल सिनेरियोस में, क्योंकि हमारा लैंग्वेज अलग है, हमारा कल्चर अलग है, हमारा खाने का तरीका अलग है। सो कहीं ना कहीं जगह पे हमें इट्स क्वाइट हार्ड टू गेट एवरीवन टुगेदर, ओलंपिक्स हो, वर्ल्ड कप हो, किसी भी चीज़ हो। बट वो कोरोना के टाइम जो हमने बेंगलुरु कैंपस में थे हम लोग उस टाइम, बाकी सब अपना अपना रूम्स बंद थे, हम भी वहीं पे थे कैंपस के अंदर अपना अपना रूम में, हम भी लॉकडाउन कर रहा था। बट वो पीरियड में हम आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज हुआ, हम आपस में बात करना, जैसे जूम मीटिंग हो गया, एक दूसरे से बालकनी से बात करना हो गया, साथ में इमोशंस चेंज करने लग गया था। और छोटे छोटे ग्रुप में जब थोड़ा बहुत ईसी होने के बाद छोटे छोटे ग्रुप में रनिंग करने चले गया, वर्कआउट करने लग गया, हम लोग ओलंपिक्स के बारे में सोचने लग गया, ओलंपिक्स के बारे में सीरियसली टॉक होने लग गया था। तो वो पीरियड हमें एक अच्छा टीम बनने में मदद किया। तो मेरे को लगा कि 2021 का जो क्रेडिट है कहीं ना कहीं डेफिनेटली कोरोना को भी जाता है। एंड एक और चीज़ है कि वी इंडियंस, हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर टुवर्ड्स द क्राउड थोड़ा डाउन है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन के साथ क्राउड के सामने खेलना हमारे लिए थोड़ा टफ है। एंड टोक्यो एम्प्टी स्टेडियम, वो भी हमारे लिए तो एक प्लस पॉइंट थे। तो खुल्लम खेला लड़का, लोगों ने बिंदास जीता। अभी हम लोग जब हिस्ट्री बुक में जाते हैं तो देखते हैं कि हाँ हमने जर्मनी को हराया और ब्रॉन्ज जीता, पर एक दूसरा ही मैच था ऑस्ट्रेलिया के साथ, वी लॉस्ट बाय 7-1 इन टोक्यो। यस। तो फिर वहाँ से कम, मतलब पहला मैच हम शायद न्यूजीलैंड को हमने 3-2 से हरा दिया था, दूसरा फिर 7-1 से हार गए। तो देख वो एक तरीके से वो चीज़ हुआ अच्छा के लिए। ओके, बट आई विल टेल यू द स्टोरी। सो हमने कैंपेन शुरू किया, हमें पता था कि ऑस्ट्रेलिया इज़ गोइंग टू बी हार्ड, बट
उसके पहले वाला मैच ऑस्ट्रेलिया के लिए टफ रहा था कि वो लोग जापान के साथ 5-3 या 5-2 जीता है। तो वो लोग को कुछ चीज़ प्रूफ करना कि यार वी आर हियर टू विन दिस टूर्नामेंट। और जब हमारे एग्रेस्ट खेलने लग गया था कि वो लोग को कई दिन ऐसे होता है ना कि आप आंख बंद करके भी पत्थर उड़ा के पेट पे मारो कि आम गिरता है, तो वही वाला दिन था वो लोगों का। वो लोग कहीं ना कुछ भी करो वो गोल हो रहा था और हम लोग स्ट्रगल कर रहा था कि क्या करो, अभी हम कुछ भी कर रहे, कोशिश कर रहे, मैं सेव कर रहा हूँ, रिबाउंड वही लोगों को मिल रहा है, वो लोग गोल मार रहे हैं, वो लोग पेनल्टी कॉर्नर बॉल स्टॉप नहीं हो रहा है, इनडायरेक्ट इधर से टच होकर इधर से टच होकर गोल हो रहा है। तब मतलब वो दिन ऐसे लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया का सब कुछ सही चल रहा है और हमारा सब कुछ खराब चल रहा है। बट ओके, एक्सपेक्टेशन तो वैसे था कि यार ऑस्ट्रेलिया के साथ एक नेगेटिव स्कोर भी हो गया तो भी हमारा प्लान्स क्या होना चाहिए ताकि इफ़ यू विन नेक्स्ट मैचेस देन ऑटोमेटिकली यू विल गेट ए प्लेटफॉर्म, आई मीन लाइक नो जैसे क्वार्टर फाइनल के लिए। बट हमारा कॉन्फिडेंस ये था कि यार हमें टॉप 2 में फिनिश करना है। बट फिर भी मुश्किल ही है क्योंकि अपोजिट साइड में सब तो अच्छा टीम है, तो आपको पता नहीं आपको कौन सा टीम मिलने वाला है। बट ये सब चीज़ किस्मत की गेम है। देखिए ऑटोमेटिकली वहाँ पे हॉलैंड हार गया और हॉलैंड 4th फिनिश किया, इंग्लैंड 3rd आ गया, यहाँ पे हम लोग हार गया ऑस्ट्रेलिया के साथ, हम लोग 2nd आ गया, तो हमारा क्वार्टर फाइनल बने इंग्लैंड के साथ। नहीं तो हम लोग टॉप हो गया होता तो हमें क्वार्टर फाइनल खेलना पड़ता था कि हॉलैंड के साथ। सो इट्स अगेन कई चीज़ अच्छा के लिए होता है। आपको श्री कौन सी टीम बहुत एकदम, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, जिनको बिल्कुल हरा के लगता हो यार आज बढ़िया खेले, द अल्टीमेट? ऑस्ट्रेलिया आई मीन ऑस्ट्रेलिया से भी अच्छा तो पाकिस्तान है उसको छोड़ दे, बेचारे लोग कभी छोड़ देता हूँ। बट ऑस्ट्रेलिया को क्योंकि दे कम आफ्टर यू, वो लोगों का एटीट्यूड ऐसा है कि इफ दे स्कोर 1 दे वांट द सेकंड, इफ दे स्कोर 2 दे वांट 3, 3 मारेगा तो 4 रिलैक्स नहीं होते हैं वो लोग ना, दे किल यू। लास्ट सेकंड में वो लोग डाइव मार के भी गोल मारते हैं। लास्ट 8 या 9 सेकंड्स में भी वो लोग डाइव मार के गोल स्कोर करते हैं। वी नेवर डू दैट, जबकि लीड हो रखी है उनकी तब भी। इफ इट्स 8-0 आल्सो द लास्ट बॉल वो लोग डाइव मार के गोल मारता है। वी नेवर डू दैट। हम लोग के लिए 1-0 भी जीत रहे हैं ना, हम लोग बोले ठीक है भाई तो वो जाने दो, मेरे को इंजरी नहीं होना है बस। बट दे आर लिटरली इनटू दैट, वो लोग को एक अटैकिंग मेंटालिटी है। सो दिस पेरिस में हम लोग जब वो लोग को बीट किया, वी सेलिब्रेटेड, वी सेड, क्योंकि मेरे को लगता है कि पहले बार हमने ऑस्ट्रेलिया को ओलंपिक्स में हराया हो। सो इन द मॉडर्न टाइम्स इधर के, तो इट्स ग्रेट थिंग। तो हम लोग यही मानते हैं कि यार ऑस्ट्रेलिया को हराना मतलब समथिंग ग्रेट। क्या फ़र्क है, आप तो ऑस्ट्रेलिया गए भी होंगे खेलने, उनके स्ट्रक्चर में हमारे स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क है? स्ट्रक्चर नहीं है, सो इट्स अ वे ऑफ प्लेइंग। वो लोगों का गेम का स्टाइल है कि अटैकिंग हॉकी, दे सेज 10 गोल खाओ 11 मारो डन। यूरोपियन स्टाइल इज लाइक 1 गोल मारो, डिफेंस करो, जीतो, 1-0 जीतो। एंड वी प्रियोरिटी इंडियन हॉकी स्टाइल है कि अटैकिंग हॉकी। सो हम लोगों ने 5-3-2-1 सिस्टम खेलता था जहाँ पे 5 फॉरवर्ड्स है ताकि हम लोग काउंटर अटैक मारे। एंड इवेंचुअली कोरिया भी इसको कॉपी पेस्ट करने लग गया था कि काउंटर अटैक में खेलने के लिए वी आर स्किलफुल, तो हम लोग 1-on-1 एलिमिनेट कर सकते हैं, हम लोग स्किल दिखा सकते हैं, हम लोग अटैक कर सकते हैं। सो दैट्स अ पैटर्न ऑफ हॉकी। एंड डेफिनेटली वो लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर, वो लोगों का फिजिक वो गेम को सपोर्ट करता है। एंड यूरोपियंस ऑल्सो दे आर नॉट स्किलफुल, ऑस्ट्रेलियंस आर स्किलफुल, क्योंकि हम वो लोग कहीं ना कहीं कई चीज़ इंडियन हॉकी से सीखते हैं जो स्किल्स हो गया। बट इंडियंस स्किलफुल है, बट आज के हम लोग इंडिविजुअली स्पीडी है, बट हमें वो स्ट्रक्चरल वाला गेम ज़्यादा नहीं आता है। बट अभी जो जब से ये यूरोपियन कोचेस आने लगे हैं देन वी लर्न इट। सो अभी हम लोग एक फ्यूजन बनाता है जैसे यूरोपियन इंडियन मिक्सअप वाला। We lost to Belgium in the semi-final, 5-2. And then we were against Germany. Please tell us about our first Olympic medal of recent times in hockey. So 4-2 थे स्कोर, देन कोच आस्क्ड मी टू कम आउट। गोलकीपर को निकाल के हम लोगों ने प्रेशर डालने शुरू हो गया था। दैट्स द टाइम वी कंसीडर द 5th गोल। सो 5-2 व्हेन इट कम्स टू द स्कोरबोर्ड दैट वाज लाइक ए 5-2। देन हमने मैच हारा, हमने वापस चले गया। देन हम सब ने बैठा, प्लेयर सब ने बैठा, हमने सिर्फ एक ही चीज़ बोला यार अभी भी हमारे पास एक और मौका है एक ओलंपिक्स मेडल जीतने का। ऐसे नहीं है कि सेमी हार गया इसका मतलब ये नहीं है कि ओलंपिक्स ख़त्म है, एंड ऑफ द रोड नहीं है। यस तो हमें रोना है तो हम ब्रॉन्ज मेडल मैच के बाद रोता हूँ। अभी उसके लिए टाइम नहीं है, अभी उससे बाउंस बैक करना है, ठीक है। तो हमें व्हाट इज़ नेक्स्ट, तो किसी भी टीम आ जाए, अभी जर्मनी है हमारे सामने तो हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना है।
दैट वाज द फर्स्ट थिंग। वो हमने प्लेयर्स लोगों ने बात किया, हमने उसके लिए प्रिपेयर किया और हमने मैच के लिए रेडी हो गया। एंड द बेस्ट पार्ट व्हाट आई ऑलवेज फेल्ट लाइक, ग्राहम रीड था हमारा कोच एंड द मॉर्निंग, सो द मैच वाज इन द मॉर्निंग। हम मैच के लिए प्रिपेयर हो रहे और हम सुबह मीटिंग रूम में बैठा था, तो ग्राहम रीड ने सबको बोला कि स्टैंड ऑन योर चेयर। ठीक है, मैं चेयर पे खड़ा हो गया। उसने बोला आंख बंद करो, योर क्लोज आइज। उसने बोला कि जस्ट इमेजिन समबडी इज पुटिंग दैट ब्रॉन्ज मेडल अराउंड योर नेक। वाह, दैट्स गुड, अच्छा लग रहा है। सी दिस इज व्हाट यू वांट टू फील नाउ। वहाँ पे जाओ, अच्छा हॉकी खेलो, देन यू आर गोइंग टू विन। एंड इस द मैच इट वॉज फैंटास्टिक। इट वॉज लाइक एक पिंग पोंग जैसे था, जस्ट गो, उधर गोल हो रहा था, इधर गोल हो रहा था, उधर गोल हो रहा था, इधर गोल हो रहा था। बट सी अगेन, ए मेडल इट्स गुड, ए विन इट्स गुड। अब जस्ट इमेजिन कर लो वो मैच हार गया तो मेरा हालत क्या होता। सी दैट्स द ब्यूटी ऑफ द गेम, क्योंकि देयर वाज अ गेम ऑफ 5-4, तो हम लोग 5-5 भी हो गया होता तो देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क कम्स अगेंस्ट ओके पॉइंट अबाउट गोलकीपर पे क्या हो गया, 4 गोल खा लिया तूने या 5 गोल खा लिया तूने, एक क्वेश्चन मार्क आ ही जाता है। बट इट्स मैटर ऑफ दैट्स व्हाट, ये हमेशा इसलिए मेरे को अच्छा लगता है कि यार इट्स अ गिव एंड टेक पॉलिसी है। मैंने गोल कंसीडर किया, मेरे प्लेयर्स ने स्कोर किया, एंड व्हेन द टाइम केम मैंने सेव किया एंड वी वॉन 5-4। एक पेनल्टी कॉर्नर मिला था आखिरी में, हम सब लोग ऐसे हो गए थे अरे बस। देख आपको माराडोना का गोल था ना कि जो हैंड ऑफ गॉड, सिर्फ भगवान ने मेरे लिए रखा था वो पेनल्टी कॉर्नर। जस्ट इमेजिन करके देखो, मैं हमेशा एक चीज़ पे भरोसा रखता हूँ ताकि अदरवाइज आई मीन डेफिनेटली दैट क्रेडिट गोज टू माई टीम मेंबर्स ऑल्सो जिसने 5 गोल मारा है। बट क्लॉक बंद होना, टेक्निकल टेबल भूल गया कि क्लॉक को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, देयर इशू। और जब कोच ने जाके झगड़ा किया तब वो लोगों ने, गेम चल रहे तभी वो लोगों ने क्लॉक ऑन किया एंड समहाउ इट्स हैपन एंड पेनल्टी कॉर्नर लास्ट 6 सेकेंड्स एंड इट्स लाइक फोकस ऑन श्रीजेश पियर। पूरा इंडिया में शायद वो 6 सेकेंड होगा जिसने गूगल के पर सर्च किया होगा सबने जाके हु इज़ द गोलकीपर ऑफ इंडियन हॉकी टीम, सच में। एंड मेजॉरिटी इंडिया का आधा से ज़्यादा लोग, अभी 100 में से 90 लोग टीवी ऑफ किया होगा वो 6 सेकेंड्स के लिए। दैट 1 मिनट आधा से ज़्यादा लोग टीवी देखा भी नहीं होगा क्योंकि दे कुडंट टेक दैट प्रेशर, क्योंकि क्या होगा अभी। एंड हमारे पास ऑप्शन नहीं है टीवी ऑफ करने का, हमें तो खड़ा होना ही है कुछ भी हो जाए। क्या चल रहा था श्री आपके दिमाग में तब? दैट्स एन एक्सपीरियंस सर। 6 सेकेंड आप और ओलंपिक मेडल। यस, नहीं, दैट्स व्हाट आई सेड, दैट्स एन एक्सपीरियंस। ये चीज़ 2012 में होता, मैं पैनिक होता था, मैंने वो गोल कंसीडर किया होता, श्योर, दैट्स एन एक्सपीरियंस। उस टाइम पे सिर्फ इतना ही सोचना था कि अब क्या, व्हाट्स नाउ। प्लेयर्स को बोला, मेरा 4 जो डिफेंडर्स आता है, बॉयज वी आर डूइंग दिस फॉर्मेशन ऑफ डिफेंस, तुझे ये करना है। क्या फॉर्मेशन था? आई मीन वी डिड द डबल ब्लॉक मतलब तो उसको लेफ्ट में मारने नहीं देना है और राइट और स्ट्रेट वाला बॉल्स मेरा है। सो दैट्स द डिसीजन व्हाट वी मेड, ठीक है। वो अभी बोले इंडायरेक्ट किया तो वो दूसरी बात है, बट अगेन कभी कभी एक इंस्टिंग होता है ना आपका, जो एक्सपीरियंस का एक इंस्टिंग आता है, यार ये करना ही है, तो डिसाइड किया ये। देन बीइंग ए गोलकीपर में अपना बेसिक सोचा कि क्या करना है, बेसिक स्टैंड्स, बॉल देखना है, बॉल को सेव करना है, देन यू थिंक अबाउट द रिबाउंड, दैट्स डन, दैट्स ऑल। 40 सेकेंड्स ओवर, पुश, फ्लिक, दैट वाज द ईजीएस्ट बॉल, ठीक है। ऑलमोस्ट इधर आ गया था, आई गॉट द बॉल। बट ईसीएस बोर्ड मतलब अभी आप ट्रेनिंग कर रहे हो, ये सेम बॉल आएगा तो आप थप्पड़ मार गए से, दैट्स इन ईजीएस्ट बॉल। बट ओलंपिक्स मेडल मैच में वो बॉल इज द टफेस्ट बॉल, समझ में आ रहे हो? सो दैट्स द प्रेशर दैट नेम्स ब्रिंग्स, दैट ओलंपिक्स। सो दैट 6 सेकेंड में नॉर्मल, मैं वही बोला, शायद ट्रेनिंग में मैं तो लात भी मार दिया होता वो बॉल को, ट्रेनिंग, बिकॉज नो प्रेशर। बट ओलंपिक्स में व्हेन इट कम्स टू ए डिसाइडिंग फैक्टर, जहाँ पे आपका मेडल और शूट आउट, दैट्स द टफेस्ट वन। एंड व्हेन आई टच द बॉल, जब आपको टच होता है ना, आपको पता है कि इट्स परफेक्ट टच, देन आपको पता है कि इट्स बॉल इज गोइंग टू द साइड लाइन फॉर श्योर, रिबाउंड नहीं आएगा। नहीं,
अदरवाइज क्या होता है, जैसे आधा पैनिक वाला टच भी होता है ना, बॉल उड़ जाता है, देन रीपीसी हो जाता है, सब कुछ होता है. दैट वाज अ परफेक्ट टच, टक. देन आई न्यू दैट इट्स अ साइड कॉर्नर. देन इट्स अनदर 6 seconds, दे आर नॉट गोइंग टू कम. वी सेलिब्रेटेड. दैट्स ग्रेट. और फिर उसके इमीडिएटली बाद आपने बॉल जाती देखी, फिर क्या आया मन में? उसके बाद सडनली यही हुआ था कि सब कूदने लगे एक दूसरे पे. ना, फर्स्ट चीज कम लाइक, अरे मे बी ओलंपिक मेडलिस्ट हूँ. ओलंपिक मेडलिस्ट, दैट्स समथिंग विच इज ग्रेट. मतलब आप सब देखे हो, आई मीन कितना भी अभी पुराना हिस्ट्री देखो, हमारे पास 8 ओलंपिक्स गोल्ड मेडल है. हमने जितना भी हिस्ट्री देखे आए, सुन के आए हो, हमने कभी वो चीज़ को महसूस नहीं किया. नाउ यू आर एन ओलंपिक मेडलिस्ट. जहाँ पे मेरा कैरियर शुरू किया था, मैंने देखा कि हम क्वालिफाई नहीं हुआ, हमने 12th फिनिश किया, हमने 8th आ गया. नाउ टुडे आफ्टर ए जर्नी यू आर एन ओलंपिक मेडलिस्ट. वाह. शायद बहुत लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आता होगा, ताकि कितना सैक्रिफाइसेस है, कितना टफ सिनेरियोस था, कितना इनसिक्योरिटीज़ था, कितना हार्डवर्क था, कितना सैक्रिफाइसेस था. आई मीन बट व्हेन यू गेट इट, ओके, सब कुछ जो कुछ भी हुआ अच्छा के लिए हुआ. कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं. सीरियसली वो टाइम पे तो वही लगा था कि वो बंच ऑफ प्लेयर्स, वो लोगों का हार्डवर्क, डिटर्मिनेशन, ओ गॉड, सैक्रिफाइसेस, ग्रेट. बनता था, हम डिजर्व करता था वो चीज़. शायद हम लोग शायद डिजर्व करता था कि फाइनल स्पॉट, बट ब्रॉन्ज वॉज गुड. अभी रियूनियन करते हैं आप लोग उस ब्रॉन्ज मेडलिस्ट टीम की? नहीं, कभी किया नहीं उसके बाद, क्योंकि सब अपना अपना जॉब पे बिजी हो गया. आधा लोग अपना जॉब, रेगुलर जॉब पे चलने लग गया था, कई लोग अपना प्रोफेशनल लाइफ में चले गए. सो इट वाज रियली टफ टू मीट अप अगेन, बट या प्लान करना ही है. एंड देन पेरिस ओलंपिक. या सो टोक्यो के बाद दिमाग में आने लग गया, भाई अच्छा टाइम है, ख़त्म कर लो. तो फिर 2021 में टोक्यो हुआ, 2022 में एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ का भी टाइम था. और मैंने सोचा चलो यार एक और साल खेल लेता हूँ, एक और एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ हो जाएगा, उसके बाद आप रिटायरमेंट ले सकते हो. बट अगेन कोविड आ गया. कोविड के बाद वापस से थोड़ा बहुत हो गया कि अरे यार एशियन गेम्स पोस्टपोन्ड हो गया. देन ऑटोमेटिकली लगा कि कोई बात नहीं, चलो एक और साल देख लेता हूँ. तो 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स खेला. फिर एक इंटरेस्ट आ गया कि चलो यार 2023 एशियन गेम्स भी खेले. तो उसके बाद टोक्यो के बाद मेरे को लगा कि हमेशा एक शॉर्ट टाइम टारगेट था जिसके वजह से कैरियर 2024 तक पहुंच गया. अब थोड़ा टीम को बुला लीजिए. Hi sir, I am Mary. My question is, how do you stay calm during high pressure matches? देख, काम रहने के लिए ईजीएस्ट वे यही है कि आपको उसी टाइम के बारे में सोचना है. आगे क्या होने वाला है उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है. मुझे उसी टाइम क्या करना है वो इम्पोर्टेंट है. जैसे एक गोलकीपर शूट आउट के लिए जा रहा है, आपको ये नहीं सोचना है कि शूट आउट जीतने के बाद क्या होगा, है कि नहीं, या शूट आउट हारने के बाद लोग क्या बोलेंगे, ये नहीं सोचना है. आपके दिमाग में सिर्फ दिमाग में आना चाहिए कि ये 8 सेकंड मुझे कैसे रोकना है, अभी मुझे क्या करना है, मेरा बेसिक्स क्या होना चाहिए. सेम चीज़ प्लेयर लोग के लिए भी सेम है. मुझे अब क्या करना है वो इम्पोर्टेंट है. जब आप आगे के बारे में सोचेगा तो आपके ऊपर प्रेशर आने लग जाता है, फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है. तो हमेशा इम्पोर्टेंट है जब आपको प्रेशर लगता है, आपको उस टाइम क्या करना चाहिए, उसको अपना बेस्ट तरीके से करना एंड उसको सिंबल से करना, उतना ही है. सर वन मोर क्वेश्चन. सर आपने गोलकीपर ही क्यों चूज़ किया? आप प्लेयर भी बन सकते थे. भागना नहीं चाहता था यार. सच में दैट्स अ जेन्युइन आंसर यार, सीरियसली हंसना मत. क्योंकि मैं बोला ना, जैसे मैं स्पोर्ट्स स्कूल में ज्वाइन किया, मैं मोटा था बहुत. तब ये प्लेयर लोगों को पता है झुक के भागना पड़ता है. और मैंने जब शुरुआत किया था बहुत भागा, तो मेरे को अच्छा नहीं लगा भागना. और जब गोलकीपर्स को देखा, वो लोग सब पैड पहन के कॉर्नर में खड़ा है, किकिंग कर रहा था, तो मैंने सोचा जॉब आसान है. सच में इसलिए तो गोलकीपर बना. नहीं सच में. थैंक यू सर. सर आप आज के युवा खिलाड़ी के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? यूथ के लिए सिर्फ इतना है कि सपना देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है.
सपना ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे ओलंपिक्स खेलना है। सपना ऐसा होना चाहिए कि मुझे ओलंपिक्स में मेडल जीतना है, वो भी गोल्ड मेडल जीतना है। क्योंकि जब आपके पास एक टारगेट है तो वहाँ तक पहुँचने में आसान हो जाता है। ओलंपिक्स खेलना है मतलब आसान है, ओलंपिक्स में मेडल जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको सपना देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सपना देखने के बाद हार्डवर्क करना है। ओके सर। हार्डवर्क एक दिन का नहीं होता है, हर एक दिन का होता है। यस। कंसिस्टेंट होना चाहिए, है कि नहीं? Yes, आप sir. अच्छा से ट्रेनिंग करो, अच्छा से हार्डवर्क करो, आपके पास एक फोकस हो, एक लक्ष्य हो, फिर आराम से पहुंच पाएगा वहाँ पे। ओके सर, तो थैंक सपना यू। देखना शुरू हो जाओ। थैंक यू सर। सीधे सर मेरा सवाल ये है कि पैडी अपटन जब मेंटल कंडीशनिंग कोच आप लोग के साथ जुड़े थे, जैसे आपने बताया पहले कि वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, तो एज अ उनका रोल क्या था और उन्होंने कितनी मदद की? क्योंकि जो मेंटली प्रिपरेशन जो आपने बोला कि देखिए जो तैयारी आप करते हो सब कर लेते हो, लेकिन जब बात आती है कि जब इम्पॉर्टेंट मैचेस होते हैं, खास करके स्टेज वैसा हो तो उस मौके पे कितना इम्पॉर्टेंट होता है मेंटल कंडीशनिंग कोच का होना? मेंटल कंडीशनिंग सच में टूर्नामेंट के टाइम पे ज़्यादा चेंजेस नहीं लेके आ सकते आपको। ये आपको पार्ट ऑफ आपका प्रिपरेशन होना चाहिए, ताकि आपका एक सोचने का एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न को ब्रेक करना है। तो वो ब्रेक ड्यूरिंग द टूर्नामेंट नहीं होता है। पैडी अपटन हमारे साथ ज्वाइन किया, बहुत क्लोजली था ओलंपिक्स का या एशियन गेम्स का, बट वो बीच बीच में आते जा रहा था। बट बीइंग ए सीनियर प्लेयर मेरे लिए तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत डीपली बात किया अबाउट माई रिटायरमेंट, मेरा इनसिक्योरिटीज़। क्योंकि जब आपका कैरियर एंड होने के टाइम आपको सोच बहुत होता है, अरे यार आप जितना भी बड़ा प्लेयर्स का कैरियर देख लेना कि वो लोगों का एंड अच्छा नहीं होता है कभी कभी, तो वो चीज़ हमेशा आपको एक कंफ्यूज लेवल पे डाल देते हो। तो वो सब चीज़ों में जब बात करते हो ना, तो आपको एक जेन्युइन फीडबैक मिलता है, यू गेट एन आंसर, तो वो एक तरीके से अच्छा है। बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम ही हेल्प अस टू रिलैक्स मोर। और जो हम लोगों ने स्विट्ज़रलैंड चले गया था जो पेरिस से पहले, उधर एक टीम बॉन्डिंग एक्टिविटीज़ था, हम लोग माइक होंग को देखा, उसका भी इनपुट्स बहुत अच्छे थे। तो कहीं ना कहीं हमें जो ओलंपिक्स का प्रेशर से उसने डिस्ट्रैक्ट किया, सो वो तरीके से अच्छा है। बट ये मेंटल कंडीशनिंग और साइकोलॉजिकल इफेक्ट आपको अपना ट्रेनिंग के साथ साथ लेके जाना है। जैसे अभी जूनियर टीम हो तो वहाँ वो लोग के साथ मैंने हमेशा मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैंने वो लोगों को रियलिस्टिकली बताता हूँ कि ओलंपिक्स में हमारे साथ क्या हुआ था, कितना प्रेशर आता है, वो लोग को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। सो पैडी का भी सेम रोल थे, पैडी ने भी हमें बताया कि क्रिकेट में क्या चल रहा था, वो लोग क्या करता है। और बट क्रिकेट एंड हॉकी इज टोटली डिफरेंट। बट वो लोगों ने बोला, पैडी ने हमेशा एक चीज़ बोला कि यार क्रिकेट टीम से भी ज़्यादा मेहनत तुम लोग करते हो, तुम लोग डेडिकेटेड हो, तुम लोग और अच्छा कर सकते हो। सो आपको जब क्वेश्चन पूछने के टाइम जवाब मिलता है, देन इट्स लाइक ए ग्रेट रिलीफ। तो पैडी का रोल तो वही था। बिल्कुल। हाय श्री, माई सेल्फ प्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थैंक यू बोलना है फॉर गिविंग इंडिया वर्सेस ब्रिटेन पेरिस 2024 इट्स द बेस्ट मैच इन माई एग्जिस्टेंस जो मैंने देखा है। मुझे लगता था 2018 का जो एशियन गेम्स फाइनल था मलेशिया जापान, उससे थ्रिलिंग हॉकी मैच नहीं हो सकता, बट यू प्रूव्ड दैट ब्रिटेन वाला बेस्ट था। उसी ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना था कि जब हमारा स्क्वाड वहाँ पर जाता है, अब सेकेंड गोलकीपर का ऑप्शन नहीं होता है। ये चीज़ बहुत कम लोगों को मालूम है कि ओलंपिक स्क्वाड में नहीं होता है। आपके ऊपर कितना प्रेशर होता है अपने फिटनेस मेंटेन करने का, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको इंजरी हुई, देयर इज नो वन टू रिप्लेस यू, फिर किसी ना किसी आपका जो फील्ड वाला प्लेयर है उसको जाना पड़ेगा गोलकीपिंग में, वो इज़ नॉट अ गोलकीपर एक्सपर्ट। तो वो कितना बड़ा प्रेशर होता है? एक्चुअली प्रेशर नहीं होता है, हम ज़्यादातर उसके बारे में सोचता नहीं है। मैं तो सिर्फ सोचता हूँ कि वो बॉल को कैसे सेव करना है, वो मैच को कैसे निकालना है। एंड हमारा जब प्रिपरेशन के टाइम में हमने एक प्लेयर को एक मौका देता गया, तुम भी पैड कर लो, तुम्हें पता होना चाहिए कि अभी गोलकीपर को इंजरी हो गया तो या 10 मिनट 15 मिनट कैसे निकालना है। तो सुमित था हमारा रिजर्व गोलकीपर, सुमित को हम लोगों ने प्रिपेयर किया था। बट हम लोगों ने ज़्यादातर इतना सोचा नहीं कि इंजरी हो गया तो क्या होगा, या इंजरी के बिना आपको कैसे खेलना है। वंस द विसिल ब्लोस आप ऑल आउट जा रहा है, बस उतना ही है। एंड ओलंपिक्स में ऐसा एक ऑप्शन है कि हम लोग सब्स्टिट्यूट गोलकीपर को लेके जाता है, बट वो पर्टिकुलर मैच नहीं खेल सकता है, उसके बाद नेक्स्ट मैच खेल सकता है वो। तो वो एक ऑप्शन है, इसलिए तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी है। बट यस, इट्स ए चैलेंजिंग है एज ए गोलकीपर, इट्स ए चैलेंजिंग है, क्योंकि आप 18 का टीम नहीं लेके जा रहे हो, आप 16 का टीम में सिर्फ एक ही गोलकीपर का मौका है। तो बीइंग ए गोलकीपर मुझे कहीं ना कहीं उसमें भी थोड़ा ऑब्जेक्शन है, क्योंकि अरे यार गोलकीपर क्यों बने लोग,
सोचा है कि यार 15 का प्लेयर्स का जगह है, वहाँ पे मेरा जगह बनाना आसान हो जाता है और एक ही गोलकीपर है तो थोड़ा टफ है। बट या हम ज़्यादातर इंजरी के बारे में सोचता नहीं है। एक और क्वेश्चन, जो ब्रिटेन वाला मैच था उसमें अमित रोहिदास को जब रेड कार्ड दिया गया था, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी उसको लेकर के हुई थी, फेयर था अनफेयर था, हॉकी इंडिया ने फॉर्मल कंप्लेन भी किया था। आपको क्या लगता है कि अमित रोहिदास को जो रेड कार्ड दिया गया, वाज दैट अ राइट रेड कार्ड? सी एज पर द रूल यस, क्योंकि ये इंसिडेंट एक फॉलोअप है। जैसे हम लोगों ने पहले प्रैक्टिस मैचेस भी किया था, प्रैक्टिस मैचेस खेला था ब्रिटेन के साथ, तो अमित का ऑलमोस्ट एक सिमिलर इंसिडेंट हो चुका था। सो नॉर्मली क्या होता है कि ऐसे वाला चीज़ ऑपोजिशन टीम जैसे इंग्लैंड हो गया, किसी भी टीम हो, वो लोग अंपायर्स के नज़रों में लेके आता है कि यार ये प्लेयर ऐसे करता है, ये टीम के साथ ये लोगों ने इंजरी से या स्टिक चेक कर देता है, तो अंपायर थोड़ा अवेयर रहता है। बट अगेन यू सी दैट वो मैच में जब अंपायर ने विसिल बजाया और टाइम आउट लिया, उसने थर्ड अंपायर को रेफरल किया एंड थर्ड अंपायर टुक दैट डिसीजन। सो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं हम एज ए प्लेयर हम अंपायर को अपॉर्चुनिटी नहीं देना चाहिए कि ऐसे डिसीजन लेने के लिए। तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सेफ होके खेले ताकि अंपायर लोगों को 50-50 पोजीशन में नहीं डालो। बट कहीं ना कहीं यस दैट वाज लाइक रेड कार्ड का फाउल है, बट अंपायर ने एक येलो कार्ड भी दे सकता था। आई मीन यू कैन पनिश हिम फॉर 1 क्वार्टर। वन जस्ट लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन, जब आमतौर पर हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि स्पोर्ट्स पर्सन को अभी भी बात हो रही थी को अपने आप को लेकर के लिखी गई नेगेटिव हेडलाइंस याद रहती हैं, पॉजिटिव हेडलाइंस इतनी ज़्यादा ध्यान क्यों नहीं रहती है? बिकॉज अगर हम तेंदुलकर को देखते हैं तो एक बार आर्टिकल मैंडुलकर लिखा गया, वो लगातार उसके बारे में बात करते हैं, दैट हेडलाइन जो अभी डिस्कस हुई, वाई डजंट प्लेयर रिमेंबर द पॉजिटिव हेडलाइंस? क्योंकि That as a हमारा journalist I'm asking. आदत नहीं है ना सच में। पॉजिटिव श्री आपको लेकर के तो बहुत पॉजिटिव हेडलाइंस, मतलब नहीं, वो चीज़ पॉजिटिव हेडलाइंस को लेने का नहीं है। जैसे अभी कोचिंग में भी देख लो, आपको कोचेस ने आपका तारीफ से ज़्यादा बोल देते ना, आपका ये गलत हो गया, आपको इसको करेक्ट करना है, आपको उसको करेक्ट करना है। और स्कूल में गया आपने, टीचर ने आपको बोला ना आपका हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है, आपको ये गलत हो, ये क्वेश्चन को सही करना चाहिए, या स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, आपको किसी टीचर ने बोला अरे स्पेलिंग अच्छा लगेगा, वेरी गुड, नहीं ना। सो बचपन से एक आदत हो जाता है कि नेगेटिव पे ज़्यादा फोकस करने का। अभी आप आंख बंद कर लो, आपने लाइफ में जितना भी मिस्टेक्स किया आपको सडनली याद आ जाता है। बट द ब्यूटीफुल मोमेंट्स हम लोगों को सोच के लेके आना पड़ता है कि यार अरे यार ये भी अच्छा मोमेंट था, ये भी अच्छा मोमेंट था। सो हमारा कल्चर का इशू है, वो हमारा जो बचपन से हम लोग को जो ट्रेनिंग किया वाला वही इशू है। तो मैं आजकल जब मैं कोचिंग में आता मैं लड़का लोग को ये समझाता हूँ, रिमेंबर योर बेस्ट मोमेंट्स। जो अच्छा चीज़ किया वो तुम्हें याद आना चाहिए। आपने आंख बंद करेगा तो पहले चीज़ आपका दिमाग में यही होना चाहिए कि अरे यार मेरा ये डॉज अच्छा है, मेरा ये सेव अच्छा है, या मेरा ये ड्रैग फ्लिक अच्छा है, ताकि आप हमेशा पॉजिटिव रहे। बट हमारा आदत हमेशा नेगेटिव सोचना है। थैंक यू सो मच। आज से 5-7 साल पहले या 10 साल पहले एक बात कही जाती थी कि शायद अगर हम हॉकी में लगातार जीतेंगे तो लोकप्रियता बढ़ेगी। अगर हम जीतने लगते हैं तो फिर इसको हम प्राइड से जोड़ने लगते हैं और हम ज़्यादा कंज्यूम करने लगते हैं, देखने लगते हैं उस खेल से। ऐसा क्रिकेट के साथ भी हुआ कि 83 के बाद हम जीतने लगे तो हम सब देखने लगे। पर क्रिकेट में भी एक ऐसा फेज है जब 5-7 साल हम कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीतते थे, उसके बावजूद क्रिकेट की लोकप्रियता बनी रही। हॉकी को कहाँ दिक्कत आ रही है लोकप्रिय होने में? क्योंकि अभी भी जैसे आपने कोचिंग वाला प्रोफेशन में आप चले गए हैं, कितने बच्चे आपको हर दूसरे दिन मिलते हैं कि आज 50 बच्चों का लॉट आया था, मैं हॉकी प्लेयर बनना चाहता हूँ या बनना चाहती हूँ? क्या उसकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है? ऐसा है सर, एक्चुअली मैं अंडर 21 का कोच हूँ, तो मेरे पास एक स्लॉट मिल जाता है वो लोगों को। 34 का एक स्क्वाड मिल जाता है, मैं उसी को ट्रेनिंग करता हूँ। बट अकेडमीज में चेंजेस हो चुका है, बहुत बच्चा लोग आ रहा है, सो इट्स इन्फ्लुएंस इन द यंग जनरेशन। बट जो आपने बोला है जो बढ़ावा क्यों नहीं हो रहा है, विजिबिलिटी कहाँ है? क्योंकि अभी आप टीवी पे देखो, अभी हॉकी इंडिया लीग आ रहा है, बट उसका कोई ज़्यादा तरफ पब्लिसिटी नहीं हो रहा है। जब शुरुआत होने लग जाए तब से एक पब्लिसिटी होता है। सो विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हमारा टॉप 5 या 6 स्पोर्ट्स चैनल खोल के देखो, आपको सिर्फ क्रिकेट ही नज़र आता है, राइट? तो टेलीकास्ट हो गया, एक किसी भी टूर्नामेंट, डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट हो या क्लब लेवल का टूर्नामेंट, आप टेलीकास्ट करते हो। बट हॉकी का टूर्नामेंट, मेजर इवेंट सब आते हैं, तभी आपको विजिबिलिटी मिलता है। सो जब तक बच्चों लोगों को गेम देखने के लिए मौका नहीं मिलता है, तब तक वो गेम बच्चे लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। या सेकंड चीज़ है कि आप बच्चे लोगों को गेम खेलने में अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। खेलने के लिए जैसे स्कूल्स में हो गया या क्लब लेवल पे हो गया, आपको खेलने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक मौका देना चाहिए। तो वो चीज़ जब तक नहीं होता है तब तक आप हॉकी को आगे लेके नहीं आ सकते हैं। बट
2021 टोक्यो के बाद 2024 पेरिस के साथ बाद बहुत चेंजेस हो चुका है। बहुत बच्चे लोग अभी आ रहे हैं, पेरेंट्स बच्चे लोग को लेके आ रहे हैं कि यार मुझे मेरे बेटे को भी हॉकी या बेटी को भी हॉकी में डालना है। एंड डेफिनेटली उसमें जो हमारा सक्सेस है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी प्ले किया है। विजिबिलिटी वाली बात आपने बोली कि विजिबिलिटी नहीं है। विजिबिलिटी को हम सीधे पैसा से जोड़ के देखें क्या, कि पैसे कम हैं इसमें इसलिए विजिबिलिटी नहीं है, या फिर क्योंकि गेम तो 90 मिनट का ही है तो फिर कम समय ले रहा है, एंटरटेनिंग हो सकता है, तो विजिबिलिटी क्यों नहीं है तब? एक्चुअली 60 मिनट्स का हो गया अभी। हाँ सॉरी, इट्स फाइन। 60 मिनट। सो विजिबिलिटी का मतलब ये है कि एक पैकेज होता है, राइट? अभी आपको ऐड कहाँ से आता है, आप कौन सा प्राइम टाइम पे आप मैचेस रख रहे हैं कि नहीं, और कौन सा टेलीविज़न थ्रू आप चैनल किसी चैनल थ्रू आपने प्रमोट कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ मैंने होता है। 60 मिनट्स का मैच, आप हॉकी मैच देखोगे, आपने 1 मिनट आंख निकाल दिया तो आप अच्छा एक मौका मिस कर सकते हैं, एक गोल मिस कर सकते हैं, 2 गोल मिस कर सकते हैं। ताकि अब अभी लास्ट जूनियर वर्ल्ड कप देख लेना, लास्ट क्वार्टर में हमने 4 गोल मारा एंड वी वॉन। तो मतलब आपने गेम इतना ब्यूटीफुल है, गेम इतना स्वीट है, गेम इतना फास्ट है, इतना एक्साइटिंग है, इतना कलरफुल है, बट जब तक सही तरीके से सेल नहीं करोगे, सही स्पॉन्सर्स को हम लोग लेके नहीं आता है, सही मीडिया सही चैनल थ्रू हम लोग प्रमोट नहीं करते हैं, फिर विजिबिलिटी कम होता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है। हॉकी स्टिक बदनाम है, लोग बोलते हैं अपनी गाड़ी में हॉकी स्टिक रखना चाहिए, कभी खराब नहीं लगता है? जिस खेल से इतना जुड़ा हूँ उसको गलत नहीं, जिसको खेलने का दम नहीं, एटलीस्ट सेफ्टी के लिए तो लेके जा रहा है कि नहीं? तो उसमें तो प्राउड फील होना चाहिए आपको। अच्छा है कि नहीं? आपका हॉकी तो आपको खेलने नहीं आता है, कोई बात नहीं, आप साथ में लेके चलो, और जिस टाइम पे आपको हॉकी स्टिक काम नहीं आया किसी को मारने के लिए, उल्टा पकड़ के तो चलो। मतलब हॉकी खेलोगे आप ज़िंदगी भर उसके के साथ जी भी सकते हो, किसी को मारने के लिए भी या साथ लेके घूमने के लिए भी। थैंक यू। सर, आप मुझे उस लम्हे के बारे में बताइए जब आप लोगों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता और आपको सारे प्लेयर्स ने कंधों पर उठा लिया। हम देखते हैं हॉकी में आज भी अगर गोलकीपर्स की बात आती है तो आपके अलावा मैं किसी गोलकीपर को नहीं जानता, हॉकी में 8 या 9 साल से फॉलो कर रहा। तो आपको कैसा लगता है कि ये ट्रांजिशन, कि अब ज़्यादातर लोग जानने लगे हैं आपको कैसा फील होता है, और उस मोमेंट में आपको कैसा लग रहा था कि आप एक लेगेसी छोड़ कर जा रहे हैं? ओके, जब हारमन ने मुझे कंधे पे बिठा के लेके घूम रहा था, मैं अपने आप को सचिन तेंदुलकर समझ रहा था। सच में, आई मीन सचिन सर को जब वर्ल्ड कप के बाद प्लेयर्स ने कंधे पे लेके घूम रहा था, सेम फीलिंग था मेरा भी, क्योंकि मेरा आखिरी मैच था, टीम का कप्तान मुझे कंधे पे लेके जा रहे हो, इट्स अ ग्रेट हॉनर। एंड सेकेंडरी चीज़, बीइंग ए गोलकीपर रिकग्निशन मिलना वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गोलकीपिंग एक नेग्लेक्टेड प्लेस है देखे जाएगा तो, क्योंकि वहाँ पे कोई आना नहीं चाहता है, क्योंकि चेहरा किसी को पता नहीं चलता है, वो हमेशा एक हेलमेट के पीछे रहते हो, तो वहाँ से बाहर आना, वो पोजीशन को एक ग्लैमर फेस देना और लोगों को फोर्स करना कि यार गोलकीपिंग करो, अच्छा है, वहाँ पे आपको विजिबिलिटी है, आप, मुझे अच्छा लगता है। यस सर, मेरा नाम ऋतु है। हम लोगों ने हॉकी की विजिबिलिटी की बहुत बात की, पर मेरा सवाल ये है कि हॉकी आज भी उसमें डोमिनेंस जो देखा जाता है हरियाणा एंड पंजाब के लोग का ज़्यादा देखा जाता है, तो आप बाकी स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट के से क्या इसमें उम्मीद करते हैं, और कैसा इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हर स्टेट उसमें अच्छे से रिप्रेजेंट हो? जैसे क्रिकेट में अब हर स्टेट का रिप्रेजेंटेशन दिखता है, तो उसके लिए क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए ताकि बिहार के भी प्लेयर्स हों, उत्तर प्रदेश के भी हों, झारखंड के भी हो, तो उसके लिए क्या होना चाहिए उपाय? देख, पंजाब और हरियाणा से इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वो लोग घर से मम्मी पापा या दादी वो लोगों को भेजता है यार जाके हॉकी खेलो, क्योंकि वो लोगों का फैमिली गेम है, वो लोगों का ख़ानदान में कोई ना कोई हॉकी खेला होता है, इसलिए तो वो लोगों को फोर्स करता है। बट आज का जो जूनियर टीम है, मेरे हिसाब से मणिपुर से भी प्लेयर्स है, यूपी से भी प्लेयर्स है, एमपी से प्लेयर्स है, उड़ीसा का प्लेयर है, झारखंड का प्लेयर्स है, पंजाब है, हरियाणा है, इवन कर्नाटका का भी प्लेयर है। तो द गेम इज़ गेटिंग बिगर, अभी सब जगह से पार्टिसिपेशन हो रहा है। बट अगेन आपको विजिबिलिटी चाहिए, ज़्यादा बच्चा लोग आना है तो गवर्नमेंट को एक गेम्स को, जो स्पेशली ओलंपिक गेम्स को स्कूल लेवल पे इंट्रोड्यूस करना चाहिए, स्कूल लेवल पे उसको प्रमोट करना चाहिए, उसका कंपटीशन ज़्यादा रखना चाहिए, ताकि प्लेयर्स को, बच्चा लोगों को हॉकी खेलने के लिए अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। जब तक
आप वो गेम को ट्राई नहीं करोगे, आप कैसे उसमें एक पैशन बनाओगे? तो गवर्नमेंट को ये कर सकता है कि आप एकेडमीज खोलो या स्कूल्स में या स्कूल लेवल का टूर्नामेंट्स कंडक्ट करो, ताकि ऑटोमेटिकली बच्चा लोग हॉकी खेलना शुरू हो जाएगा। थैंक यू। यस मैम। हाय श्रीदेश, मेरा नाम नेहा है। मेरा सवाल आपसे ये है, बतौर प्लेयर जब आप ग्राउंड पर जाते थे, जब आपके हाथ में चीज़ें थी कि जीत हार को कुछ हद तक आप कंट्रोल कर सकते थे, प्रेशर आप पर रहता था परफॉर्मेंस का, और अब जब बतौर आप कोच ग्राउंड पर जाते हैं, जब आप सिर्फ भरोसा कर सकते हैं कि आपकी टीम कैसा खेलेगी, वो अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे, जो आपने उनको सिखाया है क्या वो परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इन दोनों फीलिंग्स में क्या डिफरेंस आप देखते हैं और आप कैसे अडेप्ट कर पा रहे हैं कोच बनना? एक चीज़ मैंने बहुत बार सोच के कोचिंग में गया है। मैं एक चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया कि द डे टूर्नामेंट स्टार्ट, मुझे जो चीज़ ऐसे कोच मुझे करना चाहिए था मैंने करके छोड़ दिया। मतलब मैंने हर एक पत्ते को उल्टा करके रखा है, हर एक जगह पे मैंने टच किया है, ताकि मुझे वहाँ पे जाके सेल्फ डाउट या मेरे टीम के ऊपर डाउट करने की एक वजह ना रहे। तो ऑलमोस्ट 90% में सक्सेस रहा उसी चीज़ में। बट ऐसे कोच कहीं ना कहीं मुझे फ्रस्ट्रेशन लगता है कि अरे यार ये चीज़ मैंने सिखाया था, लोग तुमने ये क्यों की नहीं। तो एक आ ही जाता है, राइट, अरे यार इसी चीज़ के ऊपर हमने 100 बार बात कर चुका है, फिर भी गलती क्यों कर रहे हैं। ग्राउंड के अंदर रहते तो मैं बोल सकता हूँ अरे ये करना चाहिए, बट बाहर खड़े होकर मैं जब ये चिल्लाओगे तो मेरे प्लेयर्स लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो इसलिए मैं डगआउट में नहीं रहता, मैं स्टैंड्स पे रहता हूँ, ताकि मुझे एक अच्छा विजिबिलिटी मिले और मैं डायरेक्टली इंटरेक्ट ना करूँ बच्चा लोगों से, क्योंकि मेरा हर एक कमेंट शायद वो लोगों को नेगेटिवली इफेक्ट कर सकता है। बट येस, आपने जो बोला सही बोला, कहीं ना कहीं ऐसे प्लेयर मुझे मेरा टीम का परफॉर्मेंस में डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकता है, बट एज ए कोच इट्स टोटली डिफरेंट। बट या मैंने वही कोशिश किया कि मैंने ट्रेनिंग पीरियड में वो चीज़ को करेक्ट करने के लिए कोशिश किया। थैंक यू। थैंक यू। हाय श्रीजेश, मेरा कोई सवाल नहीं है, मुझे बस नोट्स लेने हैं आपसे कुछ। मैं उम्र में, अनुभव में और काम में आपसे बहुत छोटा हूँ, बहुत ऊंचे और बहुत आप उसमें आपका मेयार बड़ा है। हम जब टेली देखते हैं, 2008 हम क्वालिफाई नहीं कर पाए, 12 हम सारे मैच हारे, 16 हम नहीं क्वालिफाई कर पाए, नहीं 16 में 16 21 तक हम लगातार फिर ब्रॉन्ज जीतते रहे, है ना। इस सब के बीच में ऐसा क्या था जो आपको जिलाए रखे हुआ था? मतलब हमने वो सारी आपकी रिसर्च में पढ़ा कि आप कमरे में टी शर्ट टांगा लेते हैं और फिर आप विजुलाइज करते हो, सारी बातें हैं, पर 10 बरस तक अगर आपको सफलता ना मिले तो आप लगातार टूटते हैं। मतलब हमारे यहाँ जिस पेशे में हम हैं, वहाँ अगर 2 कॉपी गिर जाएँ, 2 वीडियो ख़राब हो जाए तो रात टूट जाती है। कैसे आप वो इतना कॉन्फिडेंस मस्टर कर पाए 1 दशक तक? हमारा एक सपना था, एक टारगेट था कि ओलंपिक्स में मेडल जीतना है। जब हमने हारा, जब ने क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो हमारा दिल में ऐसा था कि अरे कहीं ना कहीं एक दिन पे हमें करना ही एक चीज़। बट छोटा छोटा टारगेट्स, हम एकदम से नहीं सोच सकते ना यार मुझे जाके ओलंपिक्स में मेडल जीतना है। आपको एशियन गेम्स जीतना है, कॉमनवेल्थ गेम्स जीतना है, एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी जीतना है, और आपको प्रो लीग में अच्छा मैचेस खेलना है। तो ऑटोमेटिकली ये शॉर्ट टारगेट्स हमेशा आपको वो चैलेंजेस में हमेशा रखता है और आपको हमेशा फोर्स करते हैं कि आपका परफॉर्मेंस इम्प्रूव करना है। तो मेरे हिसाब से वो हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट था, और वो चीज़ हमारे लिए हमेशा एक ऐसे टीम रखने में मदद किया, ताकि हर एक छोटा छोटा टारगेट को अचीव करते हुए आप वो बड़ा मंजिल तक पहुंच सकता है। एंड जब 12 में क्वालिफाई नहीं किया तो 16 में हमारा टारगेट था कि नहीं यार 12 से भी अच्छा प्रदर्शन करना है। जब 16 में हम लोग नहीं कर पाया, सो 21 पहुंचते ही जितना हम लोगों ने सीनियर प्लेयर ने जो खेल चुका था, वो लोगों ने हमारा दोनों ओलंपिक्स के एक्सपीरियंस शेयर किया कि जूनियर के साथ, ताकि अरे यार हमें ये ओलंपिक्स में मेडल जीतने के लिए जाना है, हमें पार्टिसिपेट नहीं करना है, हमें सिर्फ जाके बैठना नहीं है, हमें मेडल जीतना है। तो जो चीज़ एक्सपीरियंस हुआ है वो जब तक आप पास ऑन नहीं करोगे तो दूसरा प्लेयर्स के लिए भी एक लर्निंग कुछ नहीं होता है। तो हमारे लिए तो हमने वही चीज़ अच्छा किया कि हमारा एक्सपीरियंस हमने दूसरों को शेयर किया, हमारा टारगेट जो मेडल का वो जूनियर लोगों का दिमाग में भर लिया, तो ऑटोमेटिकली सबका व्यू और सबका टारगेट एक ही बना। हेलो सर, मेरा सवाल आपसे, उसको सवाल नहीं कहेंगे, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि जब भी कोई प्लेयर बचपन से लेकर के बड़े होने तक अपना जब वो सक्सेस उससे मिल जाती है, तब उसके दिमाग में कामयाबी का खुमार चढ़ जाता है कि अब तो मुझे मिल गया, मैं ही राजा हूँ। आप कोचिंग देंगे, बहुत सारे बच्चे आपके साथ भी सीखेंगे चीज़ें, वो जब कामयाब हो जाएं तो आप उन्हें क्या कहना चाहोगे कि
ग्राउंड पे रहने के लिए आप उन्हें कैसे बोलोगे कि नहीं अभी इसके आगे और भी एक तुम्हें आगे बढ़ना है? नहीं, वो लोग को सिर्फ ऊपर देखने के लिए एक बार सिखाओ, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। अभी वो लोगों ने अभी सोच लें कि जूनियर वर्ल्ड कप में वो लोगों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, बट ब्रॉन्ज के ऊपर सिल्वर भी है, गोल्ड भी है। अभी आधा लोगों का उम्र ख़त्म हो गया, वो लोगों को बोलेगा यार आपके पास सिर्फ जूनियर का मेडल है, आपके पास अभी सीनियर एशियन गेम्स आ रहे हैं, ओलंपिक्स आ रहा है, वर्ल्ड कप आ रहा है, आपको उसमें मेडल जीतना है, उसके लिए परफॉर्मेंस काफ़ी नहीं है। तो हमेशा इम्पोर्टेंट यही है कि आप वो लोगों के सामने चैलेंजेस दिखाओ, वो लोगों के सामने हर्डल्स दिखाओ, ताकि उसको वो पार करना है, ताकि ये नहीं दिखाना कि अरे यार आपको मेडल मिल चुका है, आप एंजॉय कर लो। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आपको दोनों पैर ज़मीन पे होना चाहिए और आप ऊपर की तरफ देखना चाहिए। सर मेरा नाम मानस है और मुझे याद है कि 2021 तक, जब तक इंडिया ने मेडल नहीं जीता था, तो मेरे घर के जस्ट बगल में एक हॉकी स्टेडियम है। वहाँ पे मतलब काफ़ी गंदगी और जानवर वगैरह घूमते रहते थे। हमारे नेबरहुड में रहते हैं, आप ही के स्क्वाडमेट हैं ललित उपाध्याय। तो जब वो जीते तो हमें लगा कि अपने मोहल्ले का कुछ है, और हम उस दिन हम पूरे मोहल्ले वाले उतरे और पूरा वो स्टेडियम साफ़ कर दिया। तो वो जो थिंकिंग की आप बता रहे थे, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी आपसे कहे कि आज आप आओ और हॉकी पे क्या कर सकते हैं, तो आप पहली सलाह क्या देंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हॉकी को में बेहतरी को लेकर? हॉकी को हर एक स्कूल में इंट्रोड्यूस करो, काफ़ी है। बच्चा लोगों को हॉकी में इंट्रोड्यूस कराओ, काफ़ी है। क्योंकि जब तक एक चीज़ ट्राई नहीं करोगे, बच्चा लोग उसमें अडाप्ट नहीं करता है। तो कंपलसरी, मैं ये भी नहीं बोलता कंपलसरी करो, बट हर एक स्कूल में हर एक गेम होना चाहिए, ताकि बच्चा लोग उसमें खेले, उसमें एक पैशन बनाए और उसमें एक्सेल करे। मेरे को हॉकी लगा, किसी और को फुटबॉल अच्छा लगेगा, किसी और को बैडमिंटन अच्छा लगेगा, बट जब तक खेलने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं देगा तो कैसे वो लोग वो गेम में आएगा। तो इम्पोर्टेंट ये है कि जितना मैथ्स कितना इंपॉर्टेंट है, साइंस कितना इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश कितना इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिक्स कितना इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स को भी दे दो, ताकि हर एक बच्चा उसका टेस्ट करे, उसमें एक्सपेरिमेंट करे और उसमें एक्सेल हो जाए। थैंक यू। आखिरी में मेरे नौजवान दोस्तों, दो बातें हैं। एक तो ये कि हमें अपने नायकों के चुनाव में सतर्क रहना चाहिए और ख़ुद भी ये चेक करते रहना चाहिए कि जिस तरह की प्लूरैलिटी, विविधता हम अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, उस तरह की हमारी रुचियां हैं कि नहीं। कहीं हम सिर्फ क्रिकेट, सिनेमा या पॉलिटिक्स में ही अपने नायक तो नहीं तलाश रहे हैं। बहुत सारे नौजवान लड़के लड़कियां रात दिन घाम में, सर्दी में, मेहनत में, ज़ोर आजमाइश में लगे होते हैं। हम और आप क्या कर सकते हैं? पहली चीज़ तो ये कि हॉकी में दिलचस्पी लें नए सिरे से। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत लुत्फ़ से भरा रोमांचक खेल है। अभी हाल ही में हॉकी लीग शुरू होने वाली है फिर से, है ना? आप भी उसमें से एसजी पाइपर्स टीम के डायरेक्टर हैं शायद, है ना? हमारा एसजी पाइपर्स दोनों टीम है, मेंस एंड वीमेंस टीम पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड इट्स अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी है सर, क्योंकि हॉकी इंडियन लीग में फॉरेन प्लेयर्स भी आ रही है, वहाँ से मेंस एंड वीमेंस अच्छा एक्सपोजर मिलता है। यस, नहीं एक्सपोजर का नहीं, बच्चा लोगों को सीखने के लिए मौका मिलता है। हाँ वही, यस, क्योंकि एक फॉरनर कैसे ड्रेसिंग रूम में बिहेव कैसे करते हैं, टीम को कैसे लीड कर रहे हैं, मीटिंग रूम में कैसे इन्वॉल्व कर रहे हैं, ट्रेनिंग में कैसे अपना एटीट्यूड दिखा रहा है या अपना इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है, ताकि हम सीख के आ रहे हैं वो हमारा ही एक स्टाइल है। बट हम बाहर से लोगों से, जब यूरोपियन टीम से सीखोगे तो या यूरोप से बेस्ट प्लेयर्स से सीखोगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता है एंड वो एटीट्यूड टोटली डिफरेंट होता है। एंड सेकंड चीज़ है, जब नेक्स्ट टाइम जब आप इंडिया के लिए खेलने के लिए जाते हो तब सेम टीम मेंबर को आप देखे हो, जब से अर्जेंटीना का अगेंस्ट खेलने के टाइम, अरे यार ये तो मेरे साथ ही खेला है, इसको तो मैं जानता हूँ, तो मतलब आसान हो जाता है। हाँ, तो बिलीफ बढ़ जाता है। हॉकी इंडियन लीग वैसे एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पूरा इंडियन प्लेयर्स या पूरे यंगस्टर्स जो अंडर 21 का प्लेयर्स है वहाँ पे आके अपना परफॉर्मेंस दिखाए और जो फॉरेन प्लेयर्स के साथ खेल के क्या बताओ अपना एक्सपीरियंस बढ़ाए। एंड एसजी पाइपर्स, आपको पता है हमारा सीईओ महेश भूपति जी है जो टेनिस स्टार है डेफिनेटली, तो इट्स अ प्लेयर्स रन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे भाई सीईओ है, मैं डायरेक्टर हूँ हॉकी का, एंड हम यही कोशिश करते हैं कि इंडियन हॉकी को अपना एक कंट्रीब्यूशन देना है। हम अपना एकेडमी के लिए भी सोच रहे हैं, अभी नेक्स्ट ईयर में भी हम लोग अपना एकेडमी भी लेके आएगा, ताकि बच्चे लोगों को आके फॉरेन एक्सपोजर ट्रिप, फॉरेन कोचेस के अंडर ट्रेनिंग करने के लिए अपॉर्चुनिटी, ताकि अगले 10 साल में हमारा एकेडमीज में भी प्लेयर्स इंडियन टीम तक पहुंचे और इंडियन टीम का हिस्सा बने। परफेक्ट। और मेडल का रंग बदले, महत्वपूर्ण ये है, और वो रंग एक दिन में और एक व्यक्ति के हाथों नहीं बदलता है,
स्पोर्ट्स का कल्चर बदले। और ये तब होगा जब हम और आप अपने स्कूलों में, अपने बच्चों के स्कूलों में, अपने मोहल्लों में खेल के मैदानों की मांग को प्राथमिकता से सामने रखेंगे। गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में सीखने का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आज हम सुन रहे थे इंडिया के चैम्पियन स्पोर्ट्स पर्सन, हम सब के चेहरे पर 2 दफ़ा मुस्कान लाने वाले और नए सिरे से इस खेल के प्रति हमारे जुनून को, हमारी जागरूकता को ऊर्जा देने वाले PR श्रेजेश को। ये संवाद का सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि वो जो आप इंटरवल में कुछ बोले जाने लायक कैमरे पे और कुछ ना बोले जाने लायक जो घुड़कियां देते हैं, जो हड़काते हैं, जो पेप टॉक देते हैं, वो ऐसे ही चालू रहे ताकि मेडल आता रहे। क्या बोलते हैं वैसे? नहीं, हमारा बच्चा लोगों को कई वर्ड्स बहुत यूज्ड टू है। वो चीज़, कई चीज़ वो लोगों को याद दिलाता है कि वो लोग किस चीज़ के लिए वहीं पे है। और कभी कभी आपको वो एक रोल निभाना पड़ता है कि अरे यार आप यहाँ पे हो, इसी चीज़ के लिए हो, जस्ट करो। मैं प्यार से समझाता हूँ, बहुत प्यार से। आप देख रहे हैं मुस्कुराहटों का और सबकों का पता ठिकाना, नाम है ललन टॉप। शुक्रिया। स्मॉल टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, थैंक यू सो SG मच। Pipers का है and signed jersey and so this is the signed one. It's from the captain for the men's team and the captain of the women's team. Definitely. Wow. Thank you so much. Thank you very much, sir. Thank you. Real honor. Thank Yes, you so sir. much. Yeah. Thank you.